चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैकेनिक्स का, और वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मैकेनिक्स का बेस है। देखिए, इसके पहले तो सिर्फ काइनेमेटिक्स आता है और बेसिक मैथ्स आती है, राइट। तो बेसिक मैथ्स और काइनेमेटिक्स पढ़ने के बाद जब आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे आते हो तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर आप बहुत सारी मैकेनिक्स के कंसेप्ट सीखते हो जो आके फर्दर आपको मैकेनिक्स को समझने में हेल्प करती है। ये चैप्टर ना सिर्फ आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा या डिलीवर करूंगा आपको बहुत मज़ा आने वाला है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर से अगर देखिए क्या होता है, कई बार बच्चे किसी भी चैप्टर को किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। मैक्सिमम बच्चे इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि उस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस का नंबर कितना है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन ये माइंड सेट करके करते हो कि उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो डेफिनेटली हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है, राइट। क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि वो इंडिविजुअली जो उनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो तो कम होते हैं, वो 1 होगा या 2 होगा या कभी नहीं भी आएगा, लेकिन उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट होते हैं वो बाकी चैप्टर्स को समझने में हमें बहुत हेल्प करते हैं। इसलिए किसी भी चैप्टर को इस माइंडसेट से नहीं पढ़ें कि वो चैप्टर जो है उससे पर्टिकुलरली कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि यार न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो इट मे भी कोई किसी साल 1 क्वेश्चन आ जाएगा, कभी 2 आ जाएंगे, कभी 3 आ जाएंगे या कभी नहीं भी आए। लेकिन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने के बाद इसके बाद वाले जितने भी मैकेनिक्स के चैप्टर्स हैं वो आपके लिए बहुत आसान और इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और अब आप मेरे साथ इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। छोटी क्लासेस से आप इस चैप्टर को पढ़ते हो तो इसको अपन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को पढ़ाने जा रहा हूं, इसको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वे में अलग अलग शॉर्ट्स में आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, पहला पार्ट जो हमारा है दैट इज व्हाट बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, और इसको मैं इंडिविजुअल शॉर्ट्स के फॉर्म में पढ़ाऊंगा। यहां लिखा हुआ है इजी शॉर्ट 1। तो याद रहे इजी शॉर्ट 1 का क्या मतलब है। मैं आपको इस चैप्टर को अलग अलग शॉर्ट्स में डिलीवर करूंगा। हर 2, 3 या 4 इजी शॉर्ट के बाद एक गुड शॉर्ट आएगा, और गुड शॉर्ट के अंदर जो आप इजी शॉर्ट के अंदर क्वेश्चंस करेंगे और कंसेप्ट सीखेंगे उसी को थोड़ा सा एलोबरेट और एडवांस फॉर्म होकर क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। यानी गुड शॉर्ट के अंदर जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं उनको मल्टी कंसेप्चुअल वे के अंदर हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हमारे क्वेश्चंस का लेवल हायर लेवल पर लेके जाएंगे ताकि आपको इस सब्जेक्ट को और डेप्थ में समझने में हेल्प मिले और आप अपने सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रांग कर लें। अगर आपको फिजिक्स से डर लगता है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे में इस पूरे के पूरे चैप्टर को डिलीवर करेंगे। ना सिर्फ इसको डिलीवर करेंगे, इसके बाद वाले सभी चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएंगे। और यह भी तय है कि जितने भी लेक्चर्स आपको डिलीवर किए जाएंगे उन सभी लेक्चर्स के हैंडआउट्स आपको लिंक की फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं आपको उसके हैंडआउट्स भी आपके अवेलेबल हों। साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि हर लेक्चर के बाद आपको कुछ बेहतरीन तरीके के क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन भी किसी ना किसी फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया जाए, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी सिक्वेंटली चलती रहे। तो उम्मीद है मेरी आपकी सारी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं शुरुआत करता हूं इस चैप्टर की, और इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल आता है वो है डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। आप बहुत छोटी क्लासेस से फोर्स को डिफाइन करते हुए आए हैं। फोर्स को आप जब छोटी क्लासेस में डिफाइन करते थे तो आप सीधी सीधी बात करते थे, आप किसी भी तरह का पुल या पुश फोर्स कहलाता है। यानी किसी बॉडी को अगर हम पुश करें या पुल करें तो हम कहेंगे कि उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया हुआ है। सो व्हाट इज द फोर्स? इट इज द पुश और पुल। सिंपली इट इज अ सिंपली पुल और पुश। तो यहां बात करिए, सबसे पहले फोर्स की डेफिनेशन देने वाला हूं। एनी पुश और पुल विच ईदर चेंज और टेंड्स टू चेंज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनी पुल और पुश which either change or tends to change the state of rest or uniform motion। यूनिफॉर्म मोशन को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी का कांस्टेंट होना जरूरी है, स्पीड का नहीं। यूनिफॉर्म मोशन की जब भी बात की जाएगी वेलोसिटी का कांस्टेंट। देखिए बच्चों, क्या होता है, स्पीड तो एक स्केलर क्वांटिटी है, वहां डायरेक्शन मैटर नहीं करती। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका सिंपल सा मतलब हुआ ना उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है ना ही उसका डायरेक्शन बदल रहा है। तो यहां ध्यान रखें क्या कहा गया है। फिर से मैं आपको डिफाइन करता हूं। एनी पुश और पुल विच ईदर चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन विच इज कॉल्ड एज कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ बॉडी नोन एज फोर्स। अब आप मुझे बताइए, किसी भी बॉडी में जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो उस बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन को बदलने की टेंडेंसी रखता है। उसके अलावा वो क्या क्या कर सकता है? आपको पता है, अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करोगे तो अगर वो रेस्ट पे है तो वो मोशन में आ सकती है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में थी तो वो रेस्ट पे आ सकती है, या
उसका मोशन जो है, उसके मोशन के डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, यानी तब भी स्टेट ऑफ मोशन बदली है। या उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तब भी आप उसका स्टेट ऑफ मोशन बदल रहे हैं। इट मे बी पॉसिबल कि किसी बॉडी पर आप जो फोर्स लगाएं उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगा दें तो वो बॉडी कर्व्ड पाथ को फॉलो करना स्टार्ट कर दे। यह भी पॉसिबल है कि किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाएं, अगर किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाएं और वो बॉडी मोशन में ना आए तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाए। जैसे आप किसी बोतल को दोनों तरफ से अगर प्रेस करने की कोशिश करोगे, दोनों तरफ से पुश कर रहे हो अंदर की तरफ, तो वो डिफॉर्म हो जाती है। तो देखिए फोर्स क्या क्या कर सकता है, वो स्टेट ऑफ मोशन बदल सकता है, चाहे वो स्टेट ऑफ मोशन किसी भी तरह का हो। इट मे बी कि अगर वो रेस्ट पे हो तो मोशन में आ जाए, अगर मोशन में तो रेस्ट पे आ जाए, या मोशन में थी तो उसकी और स्पीड बढ़ना शुरू कर दे, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कन्वर्ट हो जाए, या स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल दे। या मैं आपसे बात कर सकता हूं कि फोर्स किसी भी बॉडी का अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब उसकी शेप एंड साइज बदल सकता है। ये सारी चीजें मैं वन बाय वन आपको समझाता हूं। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी मान लो रेस्ट पे है या मोशन में है, जैसे भी आप बात करना चाहें, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में है, यहां मान लो कोई पार्टिकल या बॉडी है एम मास की और वो इस तरफ ऑलरेडी मूव कर रही थी, तो जिधर वो मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में अगर हम फोर्स अप्लाई कर देंगे तो ये फोर्स क्या करेगा, इसकी स्पीड को बढ़ा देगा। इसका अपोजिट पॉसिबल है कि अगर मान लो इस बॉडी का मोशन इस तरफ है और इस बॉडी पर मैं फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा दूं तो डेफिनेटली इसकी स्पीड को कम कर देगा। हम कह सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। अगर आप फोर्स स्पीड की डायरेक्शन में लगाओगे तो वो स्पीड बढ़ा देगा, और फोर्स अगर आप स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे तो वो स्पीड को कम कर देगा। कुल मिला के मैं डायरेक्टली बात कर सकता हूं, फोर्स किसी भी बॉडी की स्पीड को बदलने की टेंडेंसी रखता है। दूसरी बात करें, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी बॉडी अगर मान लो एम मास का ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, इसके परपेंडिकुलर अगर आप फोर्स लगा देंगे तो ये इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलने की टेंडेंसी रखेगा, राइट। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं, फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ द बॉडी। इट इज पॉसिबल कि अगर आप किसी बॉडी को फिक्स कर दें और फिक्स करने के बाद फोर्स अप्लाई करें तो वो अगर मोशन में नहीं आएगी तो उसको डिफॉर्म कर देगा, उसका शेप बदल सकता है। हेलो, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। जैसे किसी भी बॉडी को मैं यहां से फिक्स कर दूं, यहां से हम इसको फिक्स करते हैं, अगर यहां से फिक्स कर दें और यहां फोर्स अप्लाई करते हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि ये इसको आगे शिफ्ट कर दे लाइक दिस और इसके अंदर डिफॉर्मेशन लेके आ जाए। तो फोर्स क्या कर सकता है, पहली कंडीशन देखें, फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ द बॉडी, बढ़ा भी सकता है कम भी कर सकता है। दूसरा देखें, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। अगर फोर्स वेलोसिटी से किसी एंगल पे लगाओगे तो डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल देगा। फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ द बॉडी, मतलब उसके अंदर डिफॉर्मेशन ला सकता है। उम्मीद है यहां तक की बात समझ में आ चुकी होगी। तो फोर्स क्या होता है और उसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है, फोर्स क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, इसकी बातें मैंने आपको बता दी है। आगे मूव करते हैं। फोर्स कैन चेंज बोथ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्स कैन चेंज बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी साइमल्टेनियसली। डेफिनेटली ये भी तो कर सकता है कि मान लो मैं किसी बॉडी पे जब फोर्स अप्लाई करता हूं तो वो बॉडी इस तरह देखें, ये बॉडी है मान लो, अब ये बॉडी इस तरफ ट्रेवल कर रही थी और जिस तरफ ट्रेवल कर रही है उससे किसी एंगल पे मैंने फोर्स लगा दिया। ये फोर्स मैं किसी एंगल पे लगाता हूं, इस फोर्स का ये जो कंपोनेंट आएगा जिसको मैं बोलूंगा F cos थीटा, ये तो इसकी स्पीड बढ़ा देगा, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा F sin थीटा, वो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलेगा। मतलब क्या होगा कि आप कह सकते हो ये जो फोर्स है ये इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बदलेगा और इसकी स्पीड भी बढ़ाएगा। ये जो कंसेप्ट है पूरा का पूरा, ये आप सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं, जिसको आप बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर पार्टिकल की स्पीड भी बदल रही होती है और डायरेक्शन भी बदल रही होती है। तो फोर्स किसी एंगल पे लग रहा होता है, उसका एक कंपोनेंट स्पीड बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और दूसरा कंपोनेंट उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज थी फोर्स की, मैंने आपको बताई। आगे समझने की कोशिश करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, आप छोटी क्लासेस से ही न्यूटन्स लॉज पढ़ते हुए आए हैं। आपने कई बार फर्स्ट लॉ को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा और उसको एंजॉय भी किया होगा। एक्चुअली होता क्या है, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, जो अब तक हम बात कर रहे थे उन्हीं चीजों से हम कंक्लूड करेंगे। फर्स्ट लॉ इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको बोलता है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करोगे। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट
it will remains at rest. If a body is in uniform motion, it will remains in uniform motion until and unless it is compelled by some external force. यानी वापस कहानी वहीं आ गई कि अगर किसी बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन बदलना है तो उस पर आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी फोर्स ही वो प्रॉपर्टी है जो किसी भी बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन को बदलने की एबिलिटी रखती है। तो यहां ध्यान से देखें हमने कैसे डिफाइन किया। एवरी बॉडी कंटिन्यूस इट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। वही चीज जो मैंने आपको समझाई एग्जैक्टली यहां लिखी हुई है। तो आपके समझ में तो आ ही गया होगा क्योंकि आप फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आए हैं। अच्छा, अगर कोई आपसे कहे कि सब कोई भी बॉडी अपने आप अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्यों नहीं बदल सकती, कोई भी बॉडी अपने आप अगर रेस्ट पे तो मोशन में क्यों नहीं आ सकती, कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो वो रेस्ट पे क्यों नहीं आ सकती अपने आप, तो आप क्या कहेंगे ऐसा क्यों होता है? कि सब बॉडी के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं हम इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? कि सब इनर्शिया वही तो होता है क्या जो अभी अभी आपने समझाया फर्स्ट लॉ की फॉर्म में। क्या होता है इनर्शिया? कि साहब इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने आप अपनी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकती। यानी इनर्शिया ही वो प्रॉपर्टी है जो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज के रजिस्ट करता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट लॉ जो है कहीं ना कहीं इनर्शिया को डिफाइन करता है? डेफिनेटली करता है। हम फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया से भी बोल सकते हैं और इसको इनर्शिया से लिंक भी कर सकते हैं। आगे समझाने की कोशिश करता हूं। ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो गई है। इनर्शिया की बात करते हैं। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। किसी भी तरह की स्टेट ऑफ मोशन में चेंज का अपोज करने की जो किसी भी बॉडी के अंदर प्रॉपर्टी होती है वही उसका इनर्शिया होता है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा इनर्शिया होता क्या है। अब इनर्शिया के टाइप्स क्या हैं, किस किस तरीके से इनर्शिया को डिफाइन किया जाता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, इसकी सबकी बात मैं वन बाय वन आपसे करने वाला हूं। ध्यान से देखें। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इनर्शिया का मेजरमेंट क्या होता है? मास। और मास क्या होता है? किसी भी बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ मटेरियल होता है, अमाउंट ऑफ मैटर जो होता है वही उसका मास कहलाता है या उसका मास का मेजर होता है। तो यहां लिखा हुआ है मास ऑफ द बॉडी इज क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। यानी किसी भी बॉडी के अंदर कितना मटेरियल भरा हुआ है, कितना मटेरियल है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, वही उसका मास कहलाता है। अभी आपको और अच्छे से समझाऊंगा कि इनर्शिया होता क्या है, पर एक सिंपल सी चीज है, इनर्शिया जो है उसको मेजर करने का सबसे आसान तरीका है मास। जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा माना जाएगा और जिसका मास कम है उसका इनर्शिया कम माना जाएगा। अच्छा, ये आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा भी होगा कि अगर मान लो अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट रख दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि साहब इसकी स्टेट ऑफ मोशन बदल के बताइए, मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो उनको मोशन में लाके बताइए, तो सबसे ज्यादा किस बॉडी को आपको मोशन में लाने में प्रॉब्लम आएगी या किस बॉडी को सबसे ज्यादा मुश्किल से आप मोशन में ला पाएंगे? जिसका इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा, मतलब जो सबसे भारी भरकम होगी। मैं एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां लिखा हुआ इनर्शिया किसको मेजर करता है? मास को, या मास इज द मेजरमेंट ऑफ द इनर्शिया। जिसका मास ज्यादा होगा बच्चों उसका इनर्शिया ज्यादा माना जाएगा। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। यहां सरफेस पे कुछ ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। पहला ऑब्जेक्ट 2 kg का है, दूसरा ऑब्जेक्ट 5 kg का है और जो तीसरा ऑब्जेक्ट है वो 10 kg का है। इनको हम नाम दे देते हैं ABC। जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूं कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। तो अगर यहां कंपेयर करें इनर्शिया को तो इनर्शिया ऑफ A, इनर्शिया ऑफ B और इनर्शिया ऑफ C, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो इनर्शिया होगा वो C का होगा और सबसे कम जो इनर्शिया होगा वो A का होगा। अब यहां से अगर मैं आपसे बात करूं कि साहब ये कुछ ऑब्जेक्ट यहां रखे हुए हैं, आप इनको मूव करके बताइए, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। डेफिनेटली आपको समझ में आ गई होगी बात कि अगर मैं इसकी स्टेट ऑफ मोशन बदलना चाहता हूं या मैं आपसे बोलता हूं कि एक काम कीजिए इसको मोशन में लाइए, तो आप कहेंगे अच्छा आप इसकी स्टेट ऑफ मोशन को बदलने की बात कर रहे हैं, अभी ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है, आप कह रहे हैं मोशन में लेके आइए, मतलब आप इसकी स्टेट ऑफ मोशन को बदलने की बात कर रहे हैं। और अगर मैं स्टेट ऑफ मोशन को बदलने की बात करूंगा तो इसको A, B और C को जब मैं कंपेयर करूंगा तो आप मुझे बताइए सबसे आसानी से आप किसको मोशन में ला सकते हैं? अंडरस्टूड है, सबसे आसानी से आप एक को मोशन में ला सकते हो, उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होगा B को मोशन में लाने के लिए और C के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल आने वाली। इसका मतलब जिसकी स्टेट ऑफ मोशन बदलना जितना मुश्किल होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा है। होपफुली यहां तक की सारी कहानी क्लियर हो चुकी होगी। ये छोटी छोटी चीजें आपने छोटी छोटी क्लासेस से पढ़ी हुई है, बट स्टिल ये सब चीजें बताना बहुत जरूरी है ताकि हमें ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, ये जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन चैप्टर है वो बहुत अच्छे से समझ में आए।
आगे हम इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन आपको ये सिस्टेमेटिक तरीके से समझ में आना बहुत जरूरी है। चलिए मूव करते हैं आगे। टाइप ऑफ इनर्शिया, किस किस तरह का इनर्शिया होता है। ये सारी चीजें जो मैं टाइप ऑफ इनर्शिया आपको समझा रहा हूं, ये आपने अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर फील की है, इसलिए आपको बहुत आसानी समझ में आने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है कि साहब एक बॉडी जो है वो अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही बनी रहना चाहती है, वो अपने आप मोशन में नहीं आएगी, और अगर मोशन में लाओगे तो उसका रजिस्ट करेगी, उसका अपोज करेगी। जैसे मान लें कि आप किसी कार के अंदर बैठे हुए और कार जैसे ही मूव करती है आपको पीछे झटका लगता है। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था कि देखिए कार के अंदर जब आप बैठे हुए होते हैं तो आपका बॉडी का लोअर पोर्शन जो कि कार की सीट से अटैच्ड है, वो तो फ्रिक्शन की वजह से, इंटरलॉक होने की वजह से कार के साथ चलना चाहेगा, लेकिन आपकी जो अपर बॉडी है वो इनर्शिया की वजह से अपनी जगह पर रहना चाहेगी। तो होगा क्या बच्चों, ध्यान से देखना। अगर मान लो ये मेरा लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी है, अब ये अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी जो कि फ्री है, तो लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी तो कार के साथ ही चलना चाहेगा, पर ये इनर्शिया की वजह से यहीं रहना चाहेगा। तो जैसे कार आगे चलेगी मुझे एक झटका लगेगा पीछे की तरफ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और ये बिकॉज ऑफ इनर्शिया होता है। यहां ध्यान से देखें। एग्जाम्पल, व्हेन अ कार और ट्रेन स्टार्ट सडनली, जैसे सडनली स्टार्ट होती है, द पैसेंजर्स इनसाइड इट टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड, वो पीछे की तरफ गिरने की टेंडेंसी रखते हैं, एक झटका फील करते हैं, एक जर्क फील करते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि उसके पास इनर्शिया है। एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लो ये कार के अंदर कोई बच्चा बैठा हुआ है, टॉय कार है भाई, आप लोग बड़ी कार चलाने वाले लोग हैं, लेकिन मैं टॉय कार से एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, उम्मीद आपके समझ में आ जाएगा। यहां ध्यान से देखें, जैसे इस कार को आप आगे चलाते हैं, जैसा कि मैं आपको समझा रहा था कि ये जो लोअर पोर्शन ऑफ द कार पर्सन है, इस बच्चे का जो लोअर पोर्शन है, ये तो सीट से अटैच्ड है, तो कार अगर आगे चलेगी तो ये भी आगे चलेगा, लेकिन अपर पोर्शन फ्री है, तो फ्री होने की वजह से वो यही रहना चाहेगा, ये आगे बढ़ना चाहेगा, तो आपको झटका पीछे की तरफ लगेगा, एक जर्क फील होगा। और ये किसकी वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। ये आप डेली किसी ना किसी दिन डेली अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस करते हैं। आपने स्कूटर ली चलाया, आपने बाइक चलाई, आपने साइकिल चलाई। साइकिल हो सकता है कम फील हो क्योंकि साइकिल बहुत स्लोली मोशन में आती है, सडन जहां कहीं भी मोशन होगा वहां ज्यादा फील होगा। जैसे मान लो कोई कार है जो बहुत पावरफुल कार थी, कार खड़ी हुई है, कार के अंदर आप बैठे हुए और सडनली उसका ड्राइवर अगर एक्सेलरेटर दबा दे तो आपको पीछे एक झटका लगेगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया। चलिए बात करते हैं सेकंड है हमारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या बोलता है कि साहब अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही बनी रहना चाहती है, वो अपना आप रेस्ट पे नहीं आना चाहती। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं किसी कार के अंदर बैठा हुआ हूं, कार मोशन में है और मैं भी मोशन में हूं, जो भी वेलोसिटी कार की होगी वही वेलोसिटी मेरी होगी। अब जब कार चल रही है लगातार और मैं भी कार के साथ चल रहा हूं, कार के ड्राइवर ने जैसे ही ब्रेक अप्लाई किए कार रेस्ट पे आना चाहेगी, पर आपकी बॉडी के अंदर जो मोशन था वो मोशन एज इट इज बना रहना चाहेगा। वो मोशन जो है एज इट इज अगर बना रहना चाहेगा तो आपकी बॉडी, आप वापस रिवर्स हो गई फिनोमिना कि साहब आपकी अपर बॉडी जो थी, मान लीजिए आपकी अपर बॉडी है, ध्यान से समझे, ये आपकी अपर बॉडी है, अपर बॉडी और लोअर बॉडी आपकी सीट से अटैच्ड है। तो जब कार चल रही है तो आपकी बॉडी साथ साथ चल रही थी कार के, और जैसे आपने कार के ब्रेक अप्लाई किए आपकी लोअर बॉडी कार के साथ साथ रुकना चाहेगी, जबकि अपर बॉडी आगे चलना चाहेगी। होपफुली समझ में आ गया होगा आपके। तो जब भी कार में आप बैठे हुए और कार मूव कर रही होती है और आप कार के सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आप आगे की तरफ एक झटका फील करते हैं, वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होता है। यहां पे देखिए वापस एग्जांपल है, व्हेन अ कार और ट्रेन स्टॉप सडनली द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड लैंड लीन फॉरवर्ड। ये वापस एग्जांपल लें अपन। अगर मान लो ये कार ट्रेवल कर रही है आगे, अगर कार ट्रेवल कर रही है v से और इसके अंदर जो बंदा बैठा हुआ है पैसेंजर, उसकी स्पीड भी v होगी। अब अगर आपने कार के अचानक ब्रेक अप्लाई कर दी तो सडनली ब्रेक अप्लाई करने पर यह पार्ट जो होगा वो जीरो होगा, कार की वेलोसिटी जीरो होगी, तो कार से अटैच जो बॉडी पार्ट है वो भी रेस्ट पे आएगा, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी विल रिमेन्स एज इट इज इन मोशन। तो उसकी वजह से वो आगे लीन हो जाता है, आगे फॉरवर्ड एक जर्क फील करता है, एक झटका फील करता है, आगे की तरफ झुक जाता है। उम्मीद है आपके ये भी समझ में आ गया होगा। सेम चीज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ इनर्शिया में अगला पार्ट देखें, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में भी आपने फील किया होगा कि जब भी आप किसी कार के अंदर बैठे हुए हैं और कार किसी यूनिफॉर्म स्पीड से या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्पीड से किसी सर्कुलर ट्रैक पे घूमती है, जैसे ये कार है, ये अगर मान लो किसी सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है तो इसकी स्पीड तो इस तरफ है।
अब क्या होगा बच्चों, हम क्या देखते हैं कि मान लो कार स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी तो हम भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे, तो हमारी टेंडेंसी थी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने की, लेकिन कार घूम गई तो कार घूम जाएगी, लेकिन आपकी बॉडी उसी इंस्टेंट नहीं घूमना चाहेगी, तो आप बाहर की तरफ एक फोर्स फील करोगे, एक जर्क फील करोगे बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो वही चीज यहां पर है कि अगर कार इधर से घूमी और कोई पर्सन इसके अंदर बैठा होगा तो वो पर्सन बाहर की तरफ एक जर्क फील करता है, या उसको आप जर्क नहीं बोल सकते, जर्क एक अलग क्वांटिटी जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज जर्क, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, इसकी हम बात नहीं करेंगे। पर हां, हम ऐसा बोल सकते हैं कि वास्तव में कार इस तरफ मूव की थी, पर्सन मूव नहीं करना चाहता है, लाइक ऐसे समझे आप कि ये आपकी बॉडी है और आप स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे, कार तो घूम ली लेकिन आपकी बॉडी नहीं घूमना चाहेगी, तो कार के रिस्पेक्ट में आप बाहर की तरफ लीन हो जाओगे। ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होता है। तो उम्मीद है आपके सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मोमेंटम। यस, अभी तक हमने फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को डिफाइन किया, हमने फोर्स को डिफाइन किया और थोड़ा समझने की कोशिश की कि इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है। और इनर्शिया को मेजर करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? इनर्शिया को हम मेजर करते हैं किससे? मास से। जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा माना जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आई है मोमेंटम। यस, ये वो क्वांटिटी है जिसके अंदर मैकेनिक्स में आपको बहुत ज्यादा खेलना है। मोमेंटम से खेलना आ गया तो हमें मजा आएगा। तो सबसे पहले समझें मोमेंटम क्या होता है। एक्चुअली मोमेंटम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फिजिक्स। अगर आपने कभी साइंटिफिक चैनल्स देखे हो टीवी पर, चाहे वो नेशनल ज्योग्राफी हो या डिस्कवरी हो या इस तरह कोई भी चैनल आपने देखा हो, और जब किसी भी फिजिक्स में होने वाली फिनोमेना को वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं बच्चों, तो आप ध्यान से नोटिस करना, कभी भी वो वेलोसिटी के साथ बात नहीं करते, कभी भी वो स्पीड की बात नहीं करते। दे ऑलवेज टॉक्ड अबाउट मोमेंटम। मोमेंटम इज मोर इंपॉर्टेंट क्वांटिटी एज कंपेयर टू द स्पीड एंड वेलोसिटी। सो व्हाट इज द मोमेंटम? इट इज सिंपल अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय द बॉडी। अब ये क्या मुसीबत हो गई? सब सिंपल सी बात है। मोशन, मान लो दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल का मास है 1 kg, दूसरे का मास है 2 kg। आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा और आपने अच्छी तरह, आपको ज्यादातर बच्चों को पता होता है मोमेंटम की वैल्यू mv होती है। मैं अभी आपको समझा दूंगा मैथमेटिकल फॉर्मूला, m इंटू v। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है मैथमेटिकली उसको मोमेंटम बोलते हैं। तो अगर दो पार्टिकल मेरे पास है, एक का मास 1 kg, दूसरे का मास 2 kg, दोनों पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, तो आप कहेंगे साहब दोनों का v तो सेम है, पर जिसका मास 1 kg है उसका मोमेंटम बनेगा 1 kg, उसका मोमेंटम बनेगा 10 kg मीटर पर सेकंड, और जिसका मास 2 kg है उसका बनेगा 20 kg मीटर पर सेकंड। तो आप कहेंगे साहब जिसके पास मोमेंटम ज्यादा है उसका अमाउंट ऑफ मोशन ज्यादा माना जाएगा। अब ये अमाउंट ऑफ मोशन कैसे समझेंगे ये मैं सेकंड लॉ में आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इतना सा देख लें, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मोमेंटम? द अमाउंट ऑफ मोशन possessed by a moving body is known as the momentum of the body. It is a product of mass and velocity of a body. It is a vector quantity whose direction is always in the direction of instantaneous velocity. इसको ध्यान से समझें, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लें कोई भी बॉडी है, राइट, इसका मास m है और ये जो बॉडी है ये इस तरफ मूव कर रही है वेलोसिटी v से, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसका जो मोमेंटम बनेगा p, वो बनेगा m इंटू v। अब आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि साहब मास तो स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वट एवर बी द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस मोमेंटम। इंस्टेंटेनियस मोमेंटम का डायरेक्शन वही होगा जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन है। अगर आप यूनिट की बात करेंगे बच्चों, तो यहां से हम यूनिट की डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि देखिए मोमेंटम जो है उसकी यूनिट क्या बनेगी। सबसे पहले तो वेक्टर क्वांटिटी की बात क्लियर हो चुकी है। वेक्टर इसका डायरेक्शन किधर होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर ये वेक्टर है तो इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो कि ऊपर लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यूनिट क्या बनेगी? अगर एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट केजी होती है, इसकी मीटर पर सेकंड होती है, तो ये बन जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। सीजीएस यूनिट क्या होगी कि साहब सीजीएस में जो मास है उसको सीजीएस में ग्राम में नापा जाता है और वेलोसिटी को सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड बन जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं।
डायमेंशन की अगर बात करें तो डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बन जाएगा यहां बताइए। केजी मतलब मास हो गया, मास की पावर 1 ले लेंगे, केजी मींस मास की पावर 1, राइट, और मीटर मींस लेंथ की पावर 1, पर सेकंड मतलब टी की पावर 1। सोल्व करने पे क्या बन जाएगा, आप इसको बात कर सकते हो m1 L1 t माइनस 1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। उम्मीद है यहां तक समझ में आ चुका होगा, राइट। तो मोमेंटम होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये तो आप छोटी छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आए हैं। आगे बढ़ते और समझने की कोशिश करते हैं। मोमेंटम जो है उसकी अगर मैं बात करूं, सारी चीजें मैं एक बार रब करके वापस से री एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये सारी चीजें यहां से हटा रहा हूं, आप समझ लेना इसको ध्यान से। आप देखिए मोमेंटम की अगर बात करें तो डेफिनेशन आ गई, मोमेंटम को m इंटू वी से लिखा जाएगा, ऐसा यूनिट kg मीटर पर सेकंड बनेगी। उसके बाद करें डायमेंशन फॉर्मूला m1 L1 t-1 बनेगा, इसको आप m1 L1 t-1 भी लिख सकते हो और ml t-1 भी लिख सकते हो, राइट। आगे बात करते हैं एक एग्जांपल की। टू बॉल्स ऑफ द सेम मास मूविंग विद सेम स्पीड, इज देयर मोमेंटम इज सेम। बहुत छोटा सवाल है लेकिन इंटरेस्टिंग है। दो बॉल्स हैं हमारे पास, दोनों का मास सेम है और उनकी स्पीड भी सेम है, यानी m भी सेम है और v भी सेम है, क्या उनका मोमेंटम सेम होना चाहिए? कि साहब देखिए, मे और मे नॉट, आपने स्पीड वर्ड यूज किया है। अगर आप ऐसा बोलते कि दो बॉल्स हैं जिनका मास सेम है, उनकी वेलोसिटी भी सेम है, वेलोसिटी सेम होने का मतलब यह हुआ कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, फिर तो हम कह सकते थे कि दोनों का मोमेंटम सेम है। पर आपने स्पीड वर्ड यूज किया है, आपने थोड़ी चालाकी की है, और स्पीड अगर आपने बोला है तो स्पीड तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। अब हम नहीं कह सकते कि उनकी जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वो सेम है, और अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम नहीं है तो फिर मोमेंटम सेम नहीं हो सकता। तो हाँ, हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ साहब, अगर आप जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप ये बोलते हैं कि स्पीड जो है वो सेम है, मास भी सेम है, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हम कह सकते हैं कि उनका मोमेंटम भी सेम होगा। पर डायरेक्शन अलग अलग है तो मोमेंटम सेम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां देखें, यहां देखें, ये देखिए एक बॉल है मेरे पास 1 kg की। हेलो, अरे फुटबॉल देख के कंफ्यूज मत हो जाना, एग्जाम्पल लिया है, बोले 1 kg की फुटबॉल, इससे हम फुटबॉल कैसे खेलेंगे? सो इट इज सिंपल एग्जाम्पल है कि 1 kg की एक बॉल है ए, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो बताइए इसका जो मोमेंटम बनेगा, मोमेंटम P1 इसको बोल देता हूं, कितना बनेगा? 1 इंटू 10 बन जाएगा अपने पास 10 kg मीटर पर सेकेंड, और इसका डायरेक्शन इस तरफ ही होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन में। बच्चों मास इसका भी उतना ही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम है, पर डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका मोमेंटम इस तरफ बन जाएगा। आप मुझे बताइए कि इसका जो मोमेंटम P2 होगा, इसकी वैल्यू भी 10 kg मीटर पर सेकेंड होगी। कि साहब है तो 10 kg मीटर पर सेकेंड ही, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम सेम है, पर डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से मैं नहीं कह सकता कि इनका मोमेंटम सेम है। पर जरा बताइए, अगर ये वाली बॉल भी इसी डायरेक्शन में चल रही होती तो फिर आप कहते साहब दोनों का मोमेंटम सेम है, या ये वाली बॉल भी इसी डायरेक्शन में चल रही होती, दोनों का डायरेक्शन सेम होता। किसी भी तरीके से अगर दोनों की वेलोसिटी डायरेक्शन आप सेम कर दोगे तो फिर आप कह सकते हैं इनका मोमेंटम सेम है, राइट। तो याद रहे, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, वहां डायरेक्शन मैटर करेगी। बढ़ते हैं आगे सेम क्वेश्चन की तरफ। चेक वेदर बोथ द बॉल्स हैव सेम मोमेंटम और नॉट। यहां चेक कीजिए कि दोनों का मोमेंटम सेम है। कि साहब देखिए, इसका मास 5 kg है और वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, तो जब मोमेंटम P1 में लिखूंगा वो कितना लिखूंगा? 5 इंटू 2 10 हो जाएगा अपने पास, तो ये बनेगा 10 kg मीटर पर सेकेंड। यहां देखिए ये मास 2 kg और ये वेलोसिटी बनी, इसका जो मोमेंटम P2 बनेगा वो भी 10 kg मीटर पर सेकेंड ही बनेगा। मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग होने की वजह से हम नहीं कह सकते कि मोमेंटम सेम है, राइट। फिर से वही बात समझ में आ गई होगी आपके कि जब भी मोमेंटम, या मोमेंटम जरूरी नहीं है, इट मे बी वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनके सेम होने का क्या मतलब है कि साहब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो फिजिकल क्वांटिटी सेम नहीं होगी। आपने वेक्टर्स में एक वेक्टर पढ़ा होगा, या वेक्टर के टाइप में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, इक्वल वेक्टर्स। और इक्वल वेक्टर्स क्या होते थे? बहुत सारे बच्चों से पूछा जाए तो बोलते हैं कि साहब इक्वल वेक्टर का मतलब ये हुआ कि ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। यस, ठीक है, किसी हद तक ठीक है ये बात, लेकिन बच्चों इक्वल वेक्टर होने के लिए 3 चीजें सेम होनी जरूरी है। पहला, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, दूसरा उनका डायरेक्शन सेम हो, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने चाहिए।
तब वो इक्वल वेक्टर हैं, अदरवाइज वो इक्वल वेक्टर नहीं कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेक्टर है एक्सेलरेशन, उसका जो डायरेक्शन है वो कुछ भी डायरेक्शन ले लेता हूं मैं, मान लो एक पार्टिकल जो है ये लीजिए, ये पार्टिकल इस तरफ चल रहा है और इसका जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, राइट। और एक पार्टिकल और चल रहा है इस तरफ, उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। अब आप कह सकते हैं कि साहब देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, पर एक एक्सेलरेशन है दूसरा वेलोसिटी, तो ये इक्वल वेक्टर नहीं कहलाएंगे। इक्वल वेक्टर होने के लिए दोनों या तो वेलोसिटी होते हैं या दोनों एक्सेलरेशन होते हैं, यानी सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम फिजिकल क्वांटिटी होने पे ही इक्वल वेक्टर होंगे, अदरवाइज इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। उम्मीद ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी, तो इसको मैं यहां से एक बार इरेज कर देता हूं और आगे बढ़ता हूं और समझाता हूं आपको बाकी चीजें। चलिए, तो यहां तक आपके समझ में आ ही रहा होगा, बहुत आसानी से हम हर चीज बहुत इंटरेस्टिंग वे में और बहुत सिंपल तरीके से पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इट इज अ गुड क्वेश्चन। अ पार्टिकल हैविंग मास m इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड u वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम व्हेन इनिशियल पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन। यहां से किसी बॉल को आपने ऊपर फेंका है, तो जब ये यहां थी और जब ये यहां है तब तक चेंज इन मोमेंटम बताना है। सबसे पहले ऐसे सवालों में आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये देख लें कि आप कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, कौन सा नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं। इन जनरल ये जो डायरेक्शन होता है ऊपर वाला, इसको अपन पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेते हैं, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया। अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो डेफिनेटली इसका अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। चलिए बच्चों बताइए इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा। कि साहब जो इनिशियल मोमेंटम है पी इनिशियल वो हो जाएगा एम यू, जो कि पॉजिटिव होगा, और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर आगे रुक जाती है तो जो फाइनल मोमेंटम होगा वो जीरो हो गया। अब आपको यहां और यहां के बीच का चेंज इन मोमेंटम लिखना है। आप मुझे बताइए क्या डेल्टा पी की जो वैल्यू है वो लिखी जाती है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू लिख के किया जाता है। चेंज इज ऑलवेज रिटन एज फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल बताऊंगा। बताइए फाइनल मोमेंटम क्या है, जीरो। इनिशियल मोमेंटम क्या है बच्चों, वो है एम यू। तो बताइए चेंज इन मोमेंटम क्या मिला, चेंज मिला माइनस एम यू। उम्मीद है एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके समझ में आ चुका होगा। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, हमारा ये जो पहला लेक्चर है इसको हमने क्या बोला, इजी शॉर्ट 1। मतलब इसके अंदर मैं बहुत बेसिक और सिंपल और फंडामेंटल कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा। इसी तरीके से इसके बाद वाले लेक्चर में भी हम ऐसा ही करेंगे, सिंपल सिंपल चीजें सीखेंगे ताकि हर बच्चा फिजिक्स सीख सके। और जब ये 3 या 4 लेक्चर, कभी 3 लेक्चर के बाद कभी 4 लेक्चर के बाद, इन सभी कंसेप्ट को क्लब करके बेहतरीन लेवल के सवाल भी करेंगे जो आपको टॉप पे लेके जाएंगे। लेकिन पहले फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी तो हम टॉप पे जाएंगे, अदरवाइज हम टॉप पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पार्टिकल having mass m is projected with the speed u at an angle theta from ground. Calculate change in momentum between initial point and highest point of the projectile motion. ये देखिए ये कहानी है। आपने एक पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी u है, ये एंगल थीटा। बताइए वेलोसिटी का ये कंपोनेंट क्या बनेगा, आप कहेंगे u cos थीटा। बच्चों जिस एक्सिस से एंगल मेजर किया जाता है उधर कोस कंपोनेंट आता है और उसके परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, तो ये बन जाएगा u sin थीटा। अब जरा मुझे बताइए इसकी वेलोसिटी को अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मोमेंटम मिल जाएगा। तो आप कहेंगे साहब ये हो गया इनिशियल मोमेंटम mu और ये हो गया x एक्सिस का लॉन्ग मोमेंटम mu cos थीटा, और ये हो गया आपके पास y एक्सिस का लॉन्ग मोमेंटम mu sin थीटा। आप मुझे बताइए क्या इनिशियल वर्टिकल मोमेंटम mu sin थीटा था। आप अच्छी तरह जानते हैं ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन इस डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन होता है ax वो हमेशा जीरो बना होता है। इसका मतलब ये हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, इस मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। जिधर एक्सेलरेशन जीरो है उधर फोर्स जीरो होगा और जिधर फोर्स जीरो है उधर वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, तो मोमेंटम में भी चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल मोमेंटम ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन कांस्टेंट बना रहेगा। अब ये बात कर रहे हैं कि जब आपने फेंका था और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर आया तब बताइए मोमेंटम में चेंज कितना आया। कि साहब जब हाईएस्ट पॉइंट पर आया तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है यहां आने पर वो जीरो हो जाता है। मतलब अगर यहां पर वी वाई जीरो हो गया तो आप कहेंगे कि साहब यहां पर पी वाई भी जीरो हो चुका होगा, मोमेंटम भी जीरो हो चुका होगा। अब आपको ये देखना है कि इनिशियल वर्टिकल मोमेंटम कितना था। कि साहब पी अलोंग द वाई एक्सिस जो इनिशियली था वो था mu sin थीटा, और फाइनल क्या हो गया जीरो। वापस से हम ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेंगे,
ये वाला डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले लेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव ले लेंगे। आप मुझे बताइए, अगर मुझे चेंज निकालना हो डेल्टा पी तो मैं कैसे निकालूंगा? आप कहेंगे साहब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, एग्जैक्टली सेम सवाल है इससे पहले वाला, बस यहां वर्टिकल कंपोनेंट कंसीडर करना है, नथिंग एल्स। तो पी फाइनल हो गया 0 और पी इनिशियल हो गया एम यू साइन थीटा। अगर आप चाहें तो वेक्टर फॉर्म में लिख दें लाइक दिस। तो आप क्या करेंगे बताइए? माइनस एम यू साइन थीटा इज द चेंज इन मोमेंटम। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन जो आपने इससे पहले किया, उसमें पार्टिकल को सीधा ऊपर फेंका था, इसको किसी एंगल पे फेंक दिया। एंगल पे फेंकने पे ये होगा कि साहब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम विल नॉट चेंज ड्यूरिंग द मोशन, बट वर्टिकल कंपोनेंट वो इनिशियली डिक्रीज होता है अप टू द मैक्सिमम हाइट, उसके बाद रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ना शुरू होता है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन की कहानी में आप सब कुछ सीखते हो। तो ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ चुका होगा। आगे मूव करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अकॉर्डिंग टू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यस, जिसका था इंतजार वो आ गया, मतलब सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ने के बाद हमारा एप्लीकेशन पार्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अंदर बात की जाए तो हम सेकंड लॉ को मैक्सिमम यूज करते हैं उसको समझने के लिए। तो सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है तो मैं आपको समझाऊंगा, साथ ही साथ इसको याद कैसे रखना वो भी समझेंगे। बच्चों, एक बात मैं क्लियर कर देता हूं आपके सामने। लॉ होता है लॉ ऑफ नेचर, हम कहते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन तो वो साइंटिस्ट था जिसने इन लॉज को डिस्कवर किया और हमारे सामने लाके रखा, अपने नाम से रख दिया। लेकिन मजेदार चीज क्या है, ये सब नेचर के लॉ होते हैं, और लॉ अगर नेचर की प्रॉपर्टी है तो उसको हमें वैसा ही याद रखना पड़ेगा जैसा वो होता है। अगर हम उसके साथ छेड़खानी की या बदल के उल्टा सीधा बोला तो फिर वो हमारी बैंड बजाएगा, मतलब हमारे सवाल से ही नहीं होने देगा। तो अगर हमें सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन को ध्यान से समझना है तो एग्जैक्टली वैसे ही समझना पड़ेगा जैसा वो है, और वैसे ही बोलना पड़ेगा जैसा वो है। इन जनरल में देखता हूं बच्चे चीजों को बाई चॉइस याद रखते हैं, जितना चाहे उतना याद रखेंगे, बाकी भूल जाएंगे। तो ये लोग क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। इक्वल टू बोल दे या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोल दे, क्योंकि यहां साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1 ले लिया जाता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। देखिए क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of any system is directly proportional to applied external force and this change in momentum takes place in the direction of applied force. Mathematically अगर मैं लिखूंगा तो according to second law F external equal to dp by dt। ध्यान से समझें, यह आपसे क्या बोलता है, यह आपसे बोलता है कि साहब देखिए ये मोमेंटम है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो इसको रेट डिफाइन, इसके लिए रेट डिफाइंड होती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। बच्चों, चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन ही फोर्स का डायरेक्शन है, यह बात ठीक से नोटिस कर लें। चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन ही फोर्स का डायरेक्शन है। ये देखिए, वट एवर बी द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चेंज इन मोमेंटम का जो डायरेक्शन है, ये देखिए डीपी का डायरेक्शन ही तो फोर्स का डायरेक्शन कहलाएगा। तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि साहब व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। कुछ बच्चे तो बड़ी मासूमियत से बोलते हैं F इक्वल टू एम ए, कुछ बच्चे थोड़ा और आगे बोल देंगे कि साहब डीपी बाई डी टी इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यह चीज भी समझाना जरूरी है कि मोमेंटम में चेंज का डायरेक्शन वही होता है जो कि अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन है। दिस इज लॉ। अगर ये लॉ है, ये नियम है, तो हमें इसको वैसा ही याद रखना पड़ेगा जैसा ये है, ताकि ये क्वेश्चंस को समझने में और क्वेश्चंस को सोल्व करने में हमें काफी हेल्प करेगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। पहली लाइन आप सब याद रखते हो, सेकेंड लाइन की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। सब देखिए, पहली लाइन तो मुझे पहले भी याद थी और मैं ऐसे ही बोला करता था। सेकेंड लाइन कभी कभार मेरे दिमाग से स्किप हो जाती थी, अब मैं याद रखूंगा या रखूंगी, जो भी देख रहा है वीडियो। सेकेंड लाइन की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मोमेंटम में चेंज का डायरेक्शन वही होता है जो अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन होता है। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए अब इसको हम एक काम करते हैं, यहां कुछ चीजें मैं आपको समझाऊंगा और उनको समझना जरूरी है। वो क्या, देखिए यहां आ जाता हूं और आपको एक छोटी सी चीज समझा देता हूं, और वो है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, अगर नहीं पता है मैं आपको समझाता हूं। बच्चों, होता क्या है, इफ y इक्वल्स टू
u डॉट v एंड वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। मतलब मुझे y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो यहां ध्यान से समझ लें। हम करते क्या है, हम पहले u को कांस्टेंट लेते हैं और v को डिफरेंशिएट करते हैं dv बाई dx, प्लस v को कांस्टेंट लेके u को डिफरेंशिएट करते हैं du बाई dx। ये होता है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, और इसी को मैं यूज करूंगा, यहां पर। आपको पता होना चाहिए जो p है हमारे पास वो क्या है कि साहब, जो p है आपके पास वो p जो है p m डॉट v ही तो है। इसका यह मतलब हुआ कि अगर f एक्सटर्नल को मैं तमीज से लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा कि साहब d m डॉट v बाई dt। उम्मीद है यहां तक समझ में आ चुका होगा। अब आप मुझे बताइए, क्या ये प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यहां पे लगेगा? सब बिल्कुल लगाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, पहले m को कांस्टेंट रख करके v को डिफरेंशिएट करेंगे एज dv बाई dt, प्लस v को कांस्टेंट रख करके m को डिफरेंशिएट करेंगे dm बाई dt। अब देखिए, ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है, ये वाला आर्ग्यूमेंट आप सब जानते हो बच्चों, ये एक्सेलरेशन होता है a, और जो ये आर्ग्यूमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको मैं म्यू से डिनोट कर रहा हूं। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम इंटू ए, इसकी जगह ए लिख दूंगा, ये बन गया एम इंटू ए, प्लस म्यू जो है डीएम बाई डी, इसको पहले लिख रहा हूं और वी को बाद में रखता हूं, तो ये बन गया वी। दिस इज द कंप्लीट फॉर्म ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। अब ध्यान से समझे, अगर किसी सिचुएशन के अंदर ऐसा बोल दिया जाए कि साहब मास कांस्टेंट है, इफ मास इज द कांस्टेंट पैरामीटर इन द गिवन क्वेश्चन या गिवन सिचुएशन, आप कहेंगे साहब डीएम बाई डी टी जीरो हो जाएगा, डीएम बाई डी टी बिकम्स इक्वल टू जीरो। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये वाली पूरी टर्म जीरो होने की वजह से एफ एक्सटर्नल एम इंटू ए के बराबर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू व्हाट, एम ए। ये तो केस 1 हो गया। केस 2 की बात करते हैं। इफ v इज कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो आप कहेंगे साहब इस बार एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, मतलब dv बाई dt जीरो हो जाएगा। तो ये वाला आर्ग्यूमेंट पूरा जीरो हो जाएगा और आप कहेंगे साहब अगर ऐसा है तो dv बाई dt will be equals to 0 and definitely f external can be written as mu v। अब बताइए आज के बाद क्या याद रखना है कि साहब f इक्वल टू ए में तो हम हमेशा याद रखा करते थे। आपने जो चीज बताई है उसके अकॉर्डिंग एक रेस्पॉन्सिबिलिटी और लेनी पड़ेगी, और वो क्या कि साहब जब भी मुझे सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन को बताना है, या तो मैं मैथमेटिकली अगर बोलना चाहता हूं तो f इक्वल्स टू वेक्टर फॉर्म के अंदर dp बाई dt लिख दूं एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं, हर चीज सही है इसके अंदर। लेकिन अगर मैं f इक्वल टू एम ए बोल रहा हूं सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन को मैथमेटिकली, तो दिमाग में एक बात क्लियर होनी चाहिए, इफ मास इज कांस्टेंट f इक्वल टू एम ए, या अगर आप ये बोल रहे हो f इक्वल टू म्यू वी, तो दिमाग में क्लियर होना चाहिए इफ v इज कांस्टेंट f इक्वल टू म्यू वी। और अगर दोनों बदल रहे हैं तो कंप्लीट फॉर्म ये लिखी जाएगी, जैसे रॉकेट वाले केस के अंदर होगा, हम बाद में स्टडी करेंगे। रॉकेट जब मूव करता है तो जब ऊपर मूव करता है कंटिन्यूअसली, उस पर लगने वाले जो अपथ्रस्ट है उस अपथ्रस्ट की वैल्यू mg से ज्यादा हो जाती है, और कंटिन्यूअसली जब ऊपर एक्सेलरेट होता है बच्चों तो उसकी स्पीड भी बढ़ रही होती है और मास भी बदल रहा होता है, मतलब वहां पे ये कंप्लीट फॉर्म लगेगी। लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि साहब कोई m मास का ब्लॉक है, मान लेता हूं इसका मास m है, इसमें मैंने फोर्स लगा दिया। जब इस पर आप फोर्स लगाओगे तो इस मास की वैल्यू चेंज नहीं होती, मास कांस्टेंट बना होता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर हम क्या करेंगे कि साहब dm बाई dt वाली टर्म को जीरो पुट कर देंगे और f इक्वल टू एम ए यूज कर लेंगे। लेकिन कुछ केस ऐसे भी तो होते हैं जहां पर मास लगातार वेरी कर रहा होता है पर v कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल, पहले खुद सोचें, क्या आपने अपने सराउंडिंग में कोई ऐसा सिंपल सा केस देखा है जहां पर मास वेरी कर रहा होता है और v कांस्टेंट होता है? यस, बिल्कुल ठीक सोचा आपने। वही चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो क्या, किसी मोटर को अगर आप स्विच ऑन कर दें तो मोटर का स्विच ऑन करने पर जब पाइप से पानी बाहर आता है बच्चों, तो आप देखिए कि किसी ना किसी रेट से मास इजेक्ट आउट हो रहा होता है, पर उसका जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट बना होता है। तो ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं जहां मास वेरी करेगा पर v कांस्टेंट होगा। इससे भी एग्जांपल लेंगे जहां पर v वेरी करेगा
लेकिन मास कांस्टेंट होगा। ऐसी भी एग्जांपल लेंगे जहां दोनों वेरी करेंगे और इस चैप्टर के अंदर इनको डिटेल में समझेंगे। फिलहाल सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन की जो कंप्लीट फॉर्म है इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा। अगर आपको फिजिक्स में जीरो से हीरो बनना है तो हर वो कंसेप्ट जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करने के बाद मेमोराइज करेंगे, ताकि जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करें, कंसेप्ट सोल्व करें तो आपको हर चीज बहुत इजीली समझ में आए। चलिए बढ़े आगे। सेकेंड लॉ होपफुली आपके समझ में आ चुका होगा। अब आगे मूव करते हैं। स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ इज इक्वल टू फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि बच्चों डिफरेंशिएशन से क्या मिलता है। देखिए एफ, हमें डिफरेंशिएशन से क्या मिलता है, ध्यान से समझना। एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डीपी बाय dt। ये क्या है कि साहब मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो फोर्स देगा। हम बात कर सकते हैं स्लोप ऑफ P वर्सेस T ग्राफ गिव्स अस फोर्स। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप देख के वहां फोर्स की वैल्यू देखी जा सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं, मान लो कोई ग्राफ है, इधर तो मैंने T ले लिया और इधर मोमेंटम P ले लिया। ये ग्राफ है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं और इसका एक्स एक्सिस से एंगल देखता हूं, यानी टी एक्सिस से एंगल देखता हूं थीटा, तो वो इस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स आपको बता देगा। मान लो कोई भी पॉइंट है, इसको मैं पी तो नहीं बोल सकता, कोई दूसरा पॉइंट ए बोल देता हूं। अगर ए पॉइंट पर लगने वाला फोर्स आप निकालना चाहते हैं तो यहां जो स्लोप है उसकी वैल्यू लिख देंगे। स्लोप का मतलब क्या होता है बच्चों, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा इज द स्लोप। तो वो आपको क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल आपसे कहेगा कि एक पार्टिकल है, उस पर लगने वाला फोर्स इस तरह से, उसका जो मोमेंटम है वो इस तरह से वेरी करता है। बताइए इस पॉइंट ए पर अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो बताइए पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स कितना है। आप कहेंगे साहब टेन 60 से निकाल लेंगे। कैसे, टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या बनती है बच्चों, √3, और ये √3 ही क्या हो जाएगा, फोर्स। यानी उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो √3 न्यूटन के बराबर हो जाएगा कहीं पे भी। यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए और वहां पे स्लोप दे दिया जाए तो टेन थीटा की वैल्यू लिख दीजिए, वहां पे आपको फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि मैं आपसे यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, यहां एक बात और क्लियर हो गई कि साहब मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वही फोर्स है। तो व्हाटएवर बी हैपेंड विद द स्लोप विल बी हैपेंड विद द फोर्स। मतलब यह हुआ कि अगर स्लोप कांस्टेंट है पी वर्सेस टी टाइम ग्राफ का, पी और टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है तो फोर्स कांस्टेंट होगा। अगर स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स इंक्रीज हो रहा होगा। देखिए यहां पर आप देखिए, यहां पर स्लोप कम मिलेगा, यहां अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल छोटा मिलेगा, यहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे थोड़ा एंगल और बड़ा हुआ, यहां टेंजेंट ड्रॉ किया और बड़ा हुआ। आप देखिए स्लोप लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है। स्लोप अगर कम हो रहा होता तो फोर्स की वैल्यू कम हो रही होती। अगर स्लोप जीरो होता तो फोर्स जीरो होता। अगर स्लोप पॉजिटिव होता तो फोर्स पॉजिटिव होता। अगर स्लोप नेगेटिव होता तो फोर्स नेगेटिव होता। ये सारी चीजें मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में समझाऊंगा। पर पहले एक बार ये तो समझ लें कि स्लोप जो होता है मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ का, अगर वो फोर्स को डिनोट करता है तो व्हाटएवर बी हैपेंड विद द स्लोप विल बी हैपेंड विद द फोर्स। उम्मीद है यहां तक समझ में आ चुका होगा। एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स की बच्चों, न्यूटन। सीजीएस यूनिट क्या होती है बच्चों, डाइन। छोटी छोटी चीजें हैं। अब बात 1 न्यूटन का मतलब 10⁵ डाइन। ये रिलेशन है, याद रखना, कई बार एग्जाम में यूज होता है। एक और यूनिट होती है फोर्स की, केजी वेट। जैसे कई बार हम क्या करते हैं, कोई आपसे पूछे कि आपका वेट कितना है, आप क्या बोलते हो कि साहब मेरा वेट 70 kg है। तो क्या आप मास बता रहे हो या वेट बता रहे हो? हम इन जनरल तो ये बोलते हैं ना कि मेरा वेट 70 kg है, मेरा वेट 65 kg है, मेरा वेट 90 kg है। हम एक्चुअली उसको वेट बता रहे होते हैं, पर हमें उसको बोलना चाहिए कि मेरा जो वेट है वो 70 kg वेट है। इसका मतलब 70 kg के बराबर वेट है। और जब kg को वेट में कन्वर्ट करते हो तो आपको g से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 9.8 से, अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेंगे वैल्यू। तो यहां ध्यान से देखना, 1 kg वेट का मतलब होता है 9.8 न्यूटन। यानी आपने 1 को 9.8 मतलब g से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से मैं बात कर सकता हूं 1 ग्राम वेट जो होगा वो 980 डाइन होगा। ये सीजीएस में आ गया। इसी तरह से केजी फोर्स भी होता है, केजी फोर्स लिख दे या केजी वेट लिख दे। डायमेंशन की वैल्यू अगर बात करूंगा तो m1 L1 T-2 होगा। कैसे बच्चों देखो, F इक्वल टू क्या होता है,
एम इंटू ए ना, एम किस में होता है बच्चों, केजी में, और ए किस में होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इसकी डायमेंशन में कैसे निकालूं, केजी का मतलब हो गया एम, मीटर का मतलब हो गया एल, और पर सेकंड स्क्वायर को ऊपर लेके जाऊंगा तो t-2 हो जाएगा। तो ये बन गया डायमेंशन फॉर्मूला। उम्मीद है यहां तक आपके समझ में आ चुका होगा। तो ये तो सिंपल सी बात थी कि साहब स्लोप क्या डिनोट करता है और चीजों को कैसे एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन करेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, चिंता वाली बात नहीं है। अभी इजी शॉर्ट है, सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट को सीखे जाए। एग्जाम्पल देखिए, इफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय p इक्वल्स टू 10 sin 2t i कैप प्लस 10 cos 2t j कैप, कैलकुलेट द फॉलोइंग। पहला, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पे मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम बताना है। दूसरा बताना है एंगल बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स, एंगल बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स, ये चीजें आपको बतानी है। अब आप क्या करेंगे कि साहब मैग्नीट्यूड तो बता दूंगा फटाफट, एंगल कैसे बताएंगे। एंगल बताने के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए और वह है डॉट प्रोडक्ट। अभी मैं आपको समझाता हूं कैसे निकालेंगे। इट इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब आप इस क्वेश्चन को हम आगे समझते हैं। इसको समझने के लिए दो चीजें हमें आनी चाहिए। पहली चीज देखिए, पहला पार्ट तो बहुत इजीली मैं सोल्व कर सकता हूं और आप भी बहुत इजीली समझ लेंगे। सेकंड पार्ट को सोल्व करने के लिए पहले आपको यह आना चाहिए कि आप साइन थीटा को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, और कोस थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा। दूसरी चीज आपको यह भी आनी चाहिए कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम जनरली कैसे निकालते हैं। उसके लिए हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स को यूज करते हैं। हो सकता है ये कंसेप्ट कुछ बच्चों को समझ में ना आए, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, और डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि आपके बहुत ये समझ में फाइनली आ ही जाएगा। पहला पार्ट करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी टाइम t। आप ध्यान से देखें, अगर आपको दिख रहा है तो बच्चों ये वाला जो पार्ट है ये मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस है, और ये वाला जो पार्ट है ये मोमेंटम अलोंग द वाई एक्सिस है। आप मुझे बताइए, किसी पार्टिकल के पास अगर दो मोमेंटम हो, एक मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस, दूसरा अलोंग द वाई एक्सिस, तो आपको पता है दो वेक्टर्स को जब हम वेक्टोरियली ऐड करते हैं तो वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग रूट ऑफ p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 cos थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो cos 90 जीरो होने की वजह से दो वेक्टर्स जब 90 डिग्री पे होते हैं तो अंडर रूट ऑफ p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर मिलेगा। हम ऐसे बात कर सकते हैं कि जो पहला पार्ट हम सोल्व करेंगे उस पहले पार्ट में मैं बात कर सकता हूं कि मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो होगा रूट ओवर px स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, क्योंकि ये px है और ये py है। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, अंडर रूट ऑफ इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो बच्चों क्या बनेगा, 10 को अगर मैं चाहूं तो दोनों में 10 है, 10 को बाहर ले सकता हूं तो 10 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर। ये इंटरेस्टिंग चीज है, साइन स्क्वायर 2t प्लस कोस स्क्वायर 2t, ये अंदर मिलेगा। और आप सबको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो पूरा का पूरा जो आर्ग्यूमेंट यहां लिखा हुआ है ये बन जाएगा 1, और रूट ऑफ 10 स्क्वायर आ गया, जो कि रूट करने पे 10 मिल जाएगा। तो जो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 10 न्यूटन। इसका ये मतलब हुआ, सॉरी 10 kg मीटर पर सेकेंड, सॉरी मैंने न्यूटन में लिख दिया। तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 10 kg मीटर पर सेकेंड। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि साहब आपने दो वेक्टर्स थे, अगर इसको देखा जाए तो ठीक से लिखा जाए तो p इक्वल टू पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप है ये। तो ये पूरी वैल्यू पी एक्स की है और ये पी वाई की है, और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो जो रिजल्टेंट निकालूंगा तो रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर कर लूंगा। मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी। अच्छा, यहां ये समझ में आ रहा होगा ना आप लोगों को कि ये 2t जो है वो थीटा है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बिकम्स इक्वल टू 1 रूट ऑफ 10 का होल स्क्वायर, मतलब 10 स्क्वायर 10 बन जाएगा। तो जो मोमेंटम है वो तो आ जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड। अब दूसरी चीज, सेकेंड पार्ट सोल्व करने के लिए
हमें करना क्या है, हमें पहले फोर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पूछा है फाइंड द एंगल बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स। बच्चों जो फोर्स होता है ना एफ, वो मिलेगा dp बाई dt से। अब यहां हमें क्या आना चाहिए, पहले तो हमें यह आना चाहिए कि जब मैं साइन 2t को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, मैं आपको समझाता हूं। देखिए अगर मान लो इफ y इक्वल्स टू साइन 2t एंड वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dt, यानी मुझे इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो बच्चों साइन का डिफरेंशिएशन तो कोस होता है, तो इसको तो बन जाएगा कोस 2t, बट बिकॉज ऑफ 2t इज ऑल्सो वेरिएबल वी फर्दर डिफरेंशिएट 2t बाई मल्टीप्लाइंग इट, यानी हमें चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाना है। तो इस 2t का डिफरेंशिएशन 2 बन जाएगा और आपको रिजल्ट मिलेगा 2 इंटू कोस 2t। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए इफ y इक्वल्स टू कोस 2t और हमें dy बाई dt करना है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हमें करना क्या है बच्चों, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, पर क्योंकि थीटा जो 2t की फॉर्म में है वो खुद भी वेरिएबल है, तो यहां फर्दर चेन रूल लगेगा, तो 2t का डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करके जब करूंगा तो वो 2 की फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये क्या मिलेगा, माइनस ऑफ साइन 2t, ये तो पूरे का डिफरेंशिएशन हो गया, इनटू इस 2t का डिफरेंशिएशन 2 बन जाएगा, और आगे मैं लिख सकता हूं माइनस 2 को आगे लिख दिया 2 साइन 2t विद नेगेटिव साइन, ये इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा। मतलब आपको साइन और कॉस के डिफरेंशिएशन अगर ठीक से आते हैं तो आप फर्दर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां इस सवाल को समझने के लिए हमें दो और एक ऐसे कंसेप्ट है जो हमें आने चाहिए, और वो बेसिक मैथ्स के कंसेप्ट है। पहला, हमें साइन और कॉस का डिफरेंशिएशन आना चाहिए, और दूसरा, हमें यह पता होना चाहिए कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। हम दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट को यूज करके। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो हमें P हमारा एक मोमेंटम वेक्टर है, फोर्स हमारा एक वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखूंगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ P डॉट F इक्वल्स टू बनेगा, P डॉट F इक्वल्स टू बनेगा हमारे पास जो P डॉट F बनेगा, सॉरी P डॉट F जो बनेगा वो बनेगा, आ जाओ भाई क्या गड़बड़ कर दिया, ये P डॉट F जो बनेगा वो PF cos थीटा बनेगा। P डॉट F की वैल्यू PF cos थीटा होगी, यहां से मैं cos थीटा निकालूंगा, यहां से मैं cos थीटा निकालूंगा। हालांकि मुझे पता है कि जब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो पाई बाई 2 आगे बढ़ जाता है। तो जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में वन टाइम डेरिवेटिव लोगे तो मोमेंटम के कंपैरिजन में फोर्स पाई बाई 2 आगे मिलेगा, मतलब मोमेंटम और फोर्स के बीच का एंगल 90 मिलना ही है। अगर आपको ये चीजें पता है तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आप बता सकता हूं, बहुत आसानी से आप आंसर बता सकते हो कि यार आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डेरिवेटिव देते हो, डिफरेंशिएट करते हो, तो वो पाई बाई 2 आगे बढ़ जाता है। मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में अगर मोमेंटम दे रखा है और उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो फोर्स जो मिलेगा, तो फोर्स मोमेंटम के कंपैरिजन में 90 डिग्री आगे मिलेगा, मतलब दोनों के बीच का एंगल मिलना 90 डिग्री है। ये तो एक लॉजिकल अप्रोच हो गई, पर मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे, प्रूव भी तो करें इस बात को। चलिए बात करते हैं। तो मैंने आपको मैग्नीट्यूड तो निकाल के बता दिया, अब मैं इसको सारे को इरेज कर रहा हूं और सेकंड पार्ट को सिस्टमेटिकली सोल्व करता हूं। अब देखिए ये जो पार्ट, इसको हम यहां से हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद हम लोग अब प्रूव करते हैं कि दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं, और फोर्स को निकालने के बाद हम डॉट प्रोडक्ट को यूज करेंगे, और डॉट प्रोडक्ट को यूज करके सारी कहानी करेंगे। चलिए शाबाश, आ जाए। उम्मीद है यहां तक की कहानी क्लियर हो चुकी हो। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो tan sin 2t का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो tan तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। sin 2t का डिफरेंशिएशन मैंने अभी भी आपको बताया, ये बनेगा आपको cos, ये बनेगा आपको cos 2t। oh my god, आ जाए पीछे पीछे, यस, ये लीजिए tan, ये बन जाएगा आपके पास sin 2t का डिफरेंशिएशन बन जाएगा cos 2t इंटू 2, तो 2 को आगे लिख दूंगा, ठीक है, प्लस tan कांस्टेंट रहेगा, cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों, माइनस sin 2t, क्या आएगा, माइनस sin 2t, तो ये आ जाएगा माइनस sin
2t, और 2t का जो आएगा वो 2 तो 2 को आगे लिख दिया मैंने वापस से, ठीक है। और ये तो हमारे पास जे कैप है और ये हमारे पास आई कैप, ये आपको पता है ऑलरेडी। अब इसको मैं ठीक से लिख लेता हूं। देखिए एफ की जो मैं वैल्यू लिखूंगा, ये 2 इंटू 10 20 हो जाएगा। पूरे को लिख रहा हूं यहां पर 20 cos 2t आई कैप, ये साइन यहां आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -20 ये हो जाएगा साइन 2t जे कैप। ये आपको फोर्स मिल गया न्यूटन के अंदर। अब जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंगल कैसे निकालेंगे, साहब एंगल निकालने का तरीका हमारे पास यही है। क्या हमें फॉर कैलकुलेशन ऑफ एंगल करना क्या पड़ेगा कि साहब P डॉट एफ यूज करना पड़ेगा। चलिए शाबाश, ये लिखता हूं P को एक बार यहां लिख देता हूं। P इक्वल टू है हमारे पास 10 साइन 2t आई कैप प्लस 10 कोस 2t जे कैप, और मुझे एफ डॉट पी करना है। आप जानते होंगे ए डॉट बी कर सकता हूं, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, डजंट मैटर राइट। तो मैं पी डॉट एफ भी लिख सकता हूं, एफ डॉट पी भी लिख सकता हूं। चलिए डॉट प्रोडक्ट निकालिए। देखिए इसका इसके साथ जो प्रोडक्ट मिलेगा वो तो 200 हो जाएगा, 200, और ये बनेगा साइन 2t कोस 2t, क्योंकि आई डॉट आई 1 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस बच्चों माइनस हो जाएगा, और ये वापस क्या बन जाएगा, देखो 20 इंटू 10 200 साइन 2t कोस 2t, अगेन जे डॉट जे 1 हो जाएगा। जरा मुझे बताइए 200 साइन 2t कोस 2t माइनस 200 साइन 2t कोस 2t क्या मिल जाएगा, 0। तो f डॉट p क्या मिल गया, 0। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये 0 मिल रहा है तो हम ऐसे बात कर सकते हैं कि देखो f डॉट p इक्वल टू होता है एफ पी कॉस थीटा। आप मुझे बताइए अगर ये वैल्यू 0 मिल गई तो आप कहेंगे कि कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, इसलिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। इसका मतलब फोर्स और मोमेंटम के बीच का एंगल 90 डिग्री है। बच्चों इस क्वेश्चन को एज ए क्वेश्चन ट्रीट ना करें, बल्कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ कंसेप्ट की तरह ट्रीट करें। दिस इज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, इट इज अ कंसेप्ट विच इज यूज्ड इन मेनी क्वेश्चंस। बहुत सारे सवालों में कंसेप्ट काम आता है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए साइन और कोस का, आपको चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आना चाहिए, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। यही तो तरीका होता है फिजिक्स को सीखने का, कि जहां पर मल्टी कंसेप्चुअल टास्क आ जाए वहां पेन घिसना है, वहां प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहां अगर आप गलती करोगे तो आप दूसरों से वैसे ही पीछे रह जाओगे। याद रहे, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस में उम्मीद करता हूं आप अच्छे से करेंगे, और जहां समझ में नहीं आएगा वहीं वीडियो को पॉज करके दोबारा देखेंगे, रिवाइंड करेंगे, दोबारा देखेंगे, उसको तब तक समझेंगे जब तक कि आपके समझ में नहीं आ जाए। इस तरह के क्वेश्चन में और आगे भी लूंगा, ताकि हम कई बार जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपके समझ में आ चुका होगा, एंड सॉल्यूशंस आल्सो। A particle of mass 2 kg dropped from the height 80 meter and after striking the ground rebound with up to the height 5 meter. Time of contact is 0.4 second. Find force exerted by ground on particle. आपको बताना ये है कि ग्राउंड ने कितना फोर्स लगाया पार्टिकल के ऊपर। तो ध्यान से देखें, एक बॉल को हम यहां से छोड़ते हैं और जब ये ग्राउंड पे पहुंचती है तो इसकी जो स्पीड हो जाती है वो है 40 मीटर पर सेकंड। कैसे होगी 40 मीटर पर सेकंड? कि साहब हमने यहां से जब इसको रिलीज किया था तो ये जो हाइट है, ये हाइट 80 मीटर थी, ये h1 की वैल्यू है, और जब किसी भी चीज को h हाइट से रिलीज किया जाता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है ये √2gh के बराबर होगी। तो याद रहे, अगर मैं √2gh यूज करके सोल्व करूंगा बच्चों, तो ये जो u है, मैं यहां सोल्व करके बता देता हूं आप लोगों को, ध्यान से देखना, ये जो u है ये √2gh1 में यूज करूंगा। √2g की वैल्यू हो गई 10, h होगा हमारा 80, और जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये मिलता है मुझे 40 मीटर पर सेकंड, राइट। तो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टकराया।
आप मुझे बताइए जो इसका इनिशियल मोमेंटम इधर होगा पी इनिशियल, वो कितना होगा? बॉल का मास 2 kg है, स्पीड आई 40, तो मोमेंटम की वैल्यू हो गई 80 kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मोमेंटम। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा कि ये जो बॉल है ये 80 kg मीटर पर सेकेंड के मोमेंटम से ग्राउंड से हिट करेगी। अच्छा, फिर आपसे कहा है टकराने के बाद ये बॉल 5 मीटर ऊपर तक जाती है। यार मुझे बताइए, क्या आपको हाइट की वैल्यू दे दी जाए 5 मीटर तो आप वो वेलोसिटी निकाल सकते हो जिस वेलोसिटी से ऊपर जा रही है? फर्दर आप यूज कर सकते हो v = √2gh, क्योंकि आपको हाइट दे रखी थी। अब आप क्या करेंगे, √2 इंटू जी की वैल्यू 10, h की वैल्यू आप 5 पुट कर देंगे तो सोल्व करने पे मिल जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब टकराने के बाद ये बॉल जिस स्पीड से ऊपर जाएगी वो स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए जो P फाइनल होगा वो कितना होगा? कैसा? मास की वैल्यू 2 kg है, वेलोसिटी 10 है, इट बिकम्स 20 kg मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे चेंज इन मोमेंटम। तो जो चेंज इन मोमेंटम है डेल्टा P, अगर उसकी वैल्यू आप निकालना चाहें, ध्यान रहे ये वाला डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले लेते हैं, अपना आप ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, तो जो इनिशियल मोमेंटम है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो P फाइनल कितना है? 20 माइनस P इनिशियल कितना है? सब ये आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव कंसीडर कर लिया है, इसलिए -80 हो जाएगा। कितना मिला बच्चों सोल्व करने पे? ये आपको मिल गया 100 kg मीटर पर सेकेंड। ये डेल्टा P आपको मिला। अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं तो 100 बोल सकता हूं डायरेक्टली। अब बताइए फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सब फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा P बाय डेल्टा T इन मैग्नीट्यूड। डेल्टा P मिला मुझे 100 और डेल्टा T मिला मुझे 0.4, तो इसको लिखा 0.4। इस पॉइंट को यहां से हटा दें और यहां ऐसे कर दें। बताइए क्या कितना मिल गया? 250 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 kg की बॉल को हम इतनी हाइट से छोड़ेंगे, कितनी हाइट से? 80 मीटर से, और जब वो ग्राउंड के हिट करने के बाद 5 मीटर हाइट तक राइज कर रही है, तो जिस टाइम के लिए वो ग्राउंड के कांटेक्ट में रही उस टाइम इंटरवल के लिए उसने ग्राउंड पर 250 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। ये था हमारा क्वेश्चन और ये था उसका सॉल्यूशन, राइट? तो उम्मीद है आपके समझ में आ चुका होगा। इट्स अ गुड क्वेश्चन, ऐसे कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, राइट? हाँ जी, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ बॉल ऑफ मास 2 kg प्रोजेक्टेड with velocity 60 meter per second towards a bat. Okay, after striking the bat, ball deflect by angle 90 degree with speed 80 meter per second. ठीक है साहब, एक बॉल मेरी तरफ आती है और मैं उसको पुल शॉट खेल देता हूं। 90 डिग्री डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ कि साहब बॉल सीधे हमारे पास आ रही थी। सपोज एक फुलटॉस बॉल आपके पास आ गई, तो फुलटॉस बॉल आपके पास जब आएगी स्ट्रेट और आपने उसको जब पुल शॉट खेला, तो बताइए कि आपने उसको 90 डिग्री से घुमा दिया, आपने मिड विकेट पे हिल दिया। तो जब बॉल आएगी और जब आप पुल शॉट खेलेंगे तो 90 डिग्री से वो डिफ्लेक्ट हो गई। तो इनिशियल मोमेंटम इधर था, फाइनल मोमेंटम 90 डिग्री पे है। तो बताइए जब दो आपको मोमेंटम दे दिए जाएं 90 डिग्री पर, तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या आता है? √P1² + P2², राइट? तो वही सवाल है ये। आपसे कहा जाता है कि साहब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बच्चों? वो है 60 मीटर पर सेकेंड। मास कितना है? 2 kg। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 80 मीटर पर सेकेंड। कमजोर बैट्समैन था यार, 60 को सिर्फ 80 में कन्वर्ट किया, 60 को 120 में कन्वर्ट करता तो बात समझ में आती। खैर जो भी क्वेश्चन में दिया गया है हम उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। इफ टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0.2 सेकेंड, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय बैट ऑन बॉल। कितना एवरेज फोर्स बॉल के ऊपर बैट ने अप्लाई किया? ध्यान से देखें, ये मान लेते हैं, ठीक है? अब हुआ ये कि मान लेता हूं कि ये बॉल पहले इधर से आई थी, लाइक दिस, ये इनिशियल डायरेक्शन था और 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, ये एंगल 90 हो गया, ठीक है? तो इनिशियल मोमेंटम इधर रहा होगा, ये बॉल थी, इनिशियल मोमेंटम इधर, राइट? और फाइनल मोमेंटम इधर रहा होगा, लाइक दिस, P फाइनल। एंगल कितना है? 90। आप सबको ये बात समझ में आती है कि चेंज सब्सट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर से निकाला जाता है। तो आप मुझे बताइए, अगर दो मोमेंटम मुझे दे दिए जाएं और मुझे मोमेंटम में चेंज का मैग्नीट्यूड निकालना हो, डेल्टा P चेंज, तो कैसे निकालूंगा? √P1² + P2² माइनस 2P1 P2 cos थीटा। यहां एंगल 90 गिवन है तो cos 90 0 हो जाएगा, तो ये पूरा आर्ग्यूमेंट 0 हो जाएगा।
और अगर ये 0 हो जाएगा तो डेल्टा पी का जो मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे वो अंडर रूट ऑफ क्या निकालेंगे, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। अब मास तो ये m ले लेता हूं और ये ले लेता हूं मैं V1 और ये ले लेता हूं मैं V2। आप मुझे बताइए बच्चों, ये जो P1 है ये क्या बनेगा, mv1 स्क्वायर, और P2 क्या बनेगा, mv2 स्क्वायर, सॉरी m1 m स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस m2 सॉरी m स्क्वायर v2 स्क्वायर। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ, देखिए ध्यान से, m स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर v2 स्क्वायर। m को आप बाहर ले लें, अंदर बनेगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। चलिए m कितना कि साहब 2, v1 स्क्वायर कितना कि साहब 60 का स्क्वायर कर देंगे और ये बना 80 का स्क्वायर, और इसका सॉल्यूशन मिलेगा 100। मतलब 2 into 100 will gives 2000 kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज अ चेंज इन मोमेंटम। यानी इस शॉट को खेलते वक्त उसने मोमेंटम में जो चेंज लेकर आया बॉल के में, वो बना कितना, 200 kg मीटर पर सेकेंड। अब ये तो चेंज इन मोमेंटम है, हमें तो फोर्स कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि हमें टाइम गिवन है, टाइम ऑफ कांटेक्ट 0.2 सेकंड है। तो बच्चों फोर्स कैसे निकालोगे, फोर्स 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 हम यही निकाल देते हैं फोर्स। राइट, यहां आ जाता हूं, यहां निकालता हूं फोर्स, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इन मैग्नीट्यूड। डेल्टा पी इज 200, डेल्टा टी 0.2, बताइए क्या आ जाएगा, इट इज 1000 न्यूटन। अच्छा खासा फोर्स लगाया भाई। जो एवरेज फोर्स लगा है किसके ऊपर, बॉल के ऊपर, थ्रू द बैट, इट इज 1000 न्यूटन, 100 kg वेट। यस, kg वेट मतलब इतने kg के बराबर वेट। जी की वैल्यू अगर मैं 10 कंसीडर कर लूं तो 100 kg के बराबर वेट कितना होगा, 100 इंटू जी, 1000 हो गया। मतलब 100 kg वेट के बराबर फोर्स लगाया उस बल्ले ने उस बॉल के ऊपर। जब वो ऐसा आती है 60 मीटर पर सेकंड से, और उसने जब पुल किया शॉट 90 डिग्री से उसको घुमा दिया, तो इस प्रोसेस के अंदर टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट अगर 0.2 सेकंड है तो 1000 न्यूटन का फोर्स लगा है। अच्छा खासा फोर्स है भाई। इसका मतलब बैट्समैन दमदार था, राइट। चलिए मूव करते हैं आगे। इंपॉर्टेंट केसेस, केस नंबर 1, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग केस। बच्चों है क्या, एक एम मास की बॉल है जो v स्पीड से आ रही है, एक वॉल यहां पर है, इस वॉल के, ये जो वॉल है, इस वॉल के थीटा एंगल पे टकराती है और थीटा पे वापस चली जाती है। हमें चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल बताना है। ये बहुत कॉमन और फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आप देखिए आई एम सॉरी, ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। तो बताइए अगर ये मोमेंटम mv है तो क्या बनेगा, mv cos थीटा। हम चाहें तो इसको x एक्सिस मान लें +x, ठीक है, और ये हो जाएगा -x। तो इसको हम अगर इस वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो mv cos थीटा i कैप हो जाएगा, और ये हो जाएगा mv sin थीटा -j कैप। इसको अपन ने +y कंसीडर कर लिया ऊपर वाली डायरेक्शन, और नेगेटिव नीचे वाली डायरेक्शन -y कंसीडर कर लिया, इसलिए मैंने -j कैप लिखा। चलिए अब ये मुझे बताइए, अगर इस तरफ भी ये सेम स्पीड से जा रही है तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब आप कहेंगे साहब इस तरफ मोमेंटम mv है, तो mv का जो ये कंपोनेंट आएगा, ये आएगा -mv cos थीटा i कैप, और जो ये वाला होगा, ये तो डायरेक्शन वही है एज इट इज, तो क्या लिखेंगे इसको, -mv sin थीटा j कैप। माइनस समझ में आ गया, ये वाला माइनस, -j वाला माइनस मैंने पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं चलने वाला। तो आप क्या देख रहे हैं कि y डायरेक्शन के अंदर ना डायरेक्शन बदला है ना ही मैग्नीट्यूड बदला है। इसका मतलब ये बोल सकता हूं कि डेल्टा p अलोंग द y एक्सिस इज 0। y एक्सिस के अलोंग मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया। पर बताइए x डायरेक्शन में मोमेंटम पहले पॉजिटिव x के अलोंग था और बाद में उतना ही मोमेंटम नेगेटिव x के अलोंग हो गया बच्चों। तो जो चेंज इन मोमेंटम मुझे कैलकुलेट करना है, उसकी वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं डेल्टा p अलोंग द एक्स एक्सिस, तो हम क्या करेंगे, p फाइनल माइनस p इनिशियल करेंगे। p फाइनल कितना है, ये माइनस था, ये वाला माइनस था, तो -mv
कॉस थीटा आई कैप माइनस ये लिख दूंगा एम वी कॉस थीटा अगेन आई कैप. दिस बिकम्स माइनस 2mv, वेक्टर साइन लिख देता हूं, 2mv कॉस थीटा आई कैप, cos theta I cap. This is a delta P x and this is a change in momentum. अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं तो डेल्टा P in magnitude is 2mv cos theta along the y-axis, right? और अगर फोर्स कैलकुलेट करना चाहोगे तो आप क्या करोगे साहब, एवरेज जो फोर्स लगा वो डेल्टा पी एक्स इन मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कर देंगे. तो ये मिल जाएगा आपको 2mv cos थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. इस तरीके से आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि साहब बॉल के ऊपर जो एवरेज फोर्स लगाया वॉल ने उसकी वैल्यू क्या होगी, या वाइस वर्सा. जब दो चीजें टकराती हैं बच्चों तो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती हैं. तो जितना फोर्स बॉल ने वॉल के ऊपर लगाया उतना ही फोर्स वॉल बॉल के ऊपर लगाएगी. तो उम्मीद है आपके समझ में आ चुका होगा व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल ऑन द वॉल. तो वॉल पे जो फोर्स लगेगा वो तो इस तरफ लगेगा और जो बॉल पे फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. तो दोनों पे फोर्स ड्यूरिंग द कोलिजन इक्वल एंड अपोजिट लग रहा होगा. उम्मीद है केस आपके समझ में आ गया होगा. इसका जस्ट रिवर्स केस करते हैं कि अगर एंगल आपको वर्टिकल से या वॉल से दे दिया जाए तो क्या करोगे. सब बहुत ईजी हो गया. ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी थीटा ही बनेगा. तो आपके साहब इस तरफ एम वी था तो ये तो क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस एम वी कॉस थीटा जे केप. ये क्या बन जाएगा प्लस एम वी साइन थीटा आई केप, क्योंकि ये प्लस एक्स ले लिया अपन ने, ये माइनस एक्स ले लिया, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, तो ये अपन ने माइनस लिख दिया. अब आप बात कीजिए अगर ये एंगल थीटा है फिर से तो बच्चों जो ये वाला एंगल है ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा. जरा मुझे बताइए ये जो मोमेंटम है ये एम वी है, तो एम वी का जो ये कंपोनेंट आएगा इस तरफ वाला टकराने के बाद वो क्या आएगा वापस माइनस एम वी कोस थीटा जे केप एज इट इज आया. इसमें कोई चेंज नहीं आया अभी भी. लेकिन इस तरफ जो आएगा वो क्या आ जाएगा माइनस एम वी साइन थीटा आई केप. यानी कहानी कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी सी कहानी है, वहां का कोस यहां का साइन कन्वर्ट हो गया. तो आप देखेंगे कि डेल्टा पी अलोंग द वाई एक्सिस तो कोई चेंज नहीं आया, पर डेल्टा पी अलोंग द एक्स एक्सिस अगर बात की जाए, अलोंग द एक्स एक्सिस बात की जाए तो ये लीजिए राइट. ये कितना मिलेगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस एम वी साइन थीटा माइनस एम वी साइन थीटा, एम वी ये वाला लिख रहा हूं, एम वी साइन थीटा ये वाला डायरेक्शन, ये फाइनल था वो इनिशियल था राइट. तो माइनस एम वी साइन थीटा माइनस एम वी साइन थीटा माइनस ये बन जाएगा एम वी साइन थीटा, सॉरी आई कैप भी लिखना है हमें, ये आई कैप. तो जो वैल्यू आपको मिली डेल्टा पी अलोंग द एक्स एक्सिस वो माइनस 2mv साइन थीटा अलोंग द एक्स एक्सिस मिली. अच्छा मैग्नीट्यूड अगर लिखना चाहूं डेल्टा पी एक्स तो क्या लिखूंगा 2mv साइन थीटा आई केप. सॉरी मैग्नीट्यूड जब लिख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं चलेगा. अब देखिए फोर्स अगर निकालना चाहूं कितना एवरेज फोर्स लगा तो डेल्टा पी एक्स बाय डेल्टा टी कर देंगे. एग्जैक्टली वैसे की वैसे कैलकुलेशन आ जाएगी. बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि वहां कोस आ रहा था, यहां साइन आएगा. नथिंग इज डिफरेंट अदर देन दिस. इतना सा डिफरेंस है बस. तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा. प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा. देखिए इंपॉर्टेंट केस थर्ड. यहां देखिए एक बॉल है और ये जो बॉल है वो v स्पीड से चलती है और टकरा के वापस आ जाती है. तो जब ये v स्पीड से चल के टकरा के वापस आती है तो होता क्या है, व्हेन बॉल इज कोलाइड विद द वॉल एंड कमिंग बैक विद द सेम स्पीड, अगर ये उतनी ही स्पीड से वापस आती है तो सेम स्पीड से वापस आने पर चेंज इन मोमेंटम कितना होगा. अब इस बार और आसान काम हो गया कि साहब ये वाला डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले रखे थे, अब तक ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन अपन नेगेटिव ले रखे थे राइट. तो बताइए इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा P इनिशियल वो क्या होगा कि साहब इस तरफ होगा एम वी अलोंग द एक्स एक्सिस
और टकराने के बाद जो होगा P फाइनल वो होगा माइनस एम वी नेगेटिव एक्स के अलोंग। अगर मुझे डेल्टा P अलोंग द एक्स एक्सिस निकालना है तो हम क्या करेंगे, P फाइनल माइनस P इनिशियल करेंगे। P फाइनल कितना है कि साहब माइनस एम वी आई केप माइनस इनिशियल कितना था एम वी आई केप। सोल्व करने पे क्या मिलेगा, माइनस 2mv आई केप। ये मिल जाएगा डेल्टा P अलोंग द एक्स एक्सिस। मैग्नीट्यूड लिखना चाहूंगा तो डेल्टा P अलोंग द एक्स एक्सिस जो आपको मिलेगा मैग्नीट्यूड में, या सीधा सीधा डेल्टा P x भी लिख सकता हूं, ये मिल जाएगा 2mv। If time of contact is delta t, the average force exerted can be written as delta P x by delta t. That means the answer becomes equals to 2mv by delta t. ये कहानी हो गई, राइट? तो ये सिंपल केस है, बहुत आसान, आप इजीली सोल्व कर सकते हो और समझ सकते हो। आगे मूव करते हैं केस 4 के अंदर। इस बार क्या हुआ बच्चों, देखिए इनिशियल जो मोमेंटम है P इनिशियल अलोंग द एक्स एक्सिस, वो जो है वो तो mv है आई केप, लेकिन टकराने के बाद बॉल रुक गई, इसका मतलब P फाइनल 0 हो गया। P फाइनल क्या हो गया, 0। नाउ व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा Px कैन बी रिटन एज P फाइनल इज 0 माइनस P इनिशियल इज mv आई केप, सो चेंज इन मोमेंटम बिकम्स इक्वल्स टू माइनस mv आई केप डेल्टा P अलोंग द एक्स एक्सिस। अच्छा, अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो हम सीधी सीधी बात करेंगे, mv मैग्नीट्यूड होगा चेंज इन मोमेंटम का। अगर फोर्स निकालना चाहें तो डेल्टा P बाई डेल्टा T हो जाएगा, और यहां आप लिख दोगे mv बाय डेल्टा T। यहां एक बात आपको समझाता हूं, ये तो एक सिंगल बॉल है जो टकरा के रुक गई। अगर पर सेकंड n बॉल्स टकराएं और रुक जाएं तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड, कि साहब इफ n balls collides per second in this particular case, तो बताइए चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड जो आएगा, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड क्या बन जाएगा, nmv। nmv चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड ही फोर्स होता है। चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड ही क्या होता है बच्चों, फोर्स। तो जो ये वैल्यू निकल के आई यहां पर, ये आ गया फोर्स। चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड क्या आ जाएगा, फोर्स। याद रहे जब भी पर सेकंड दे दिया जाए तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड डेल्टा P बाई डेल्टा T। इफ डेल्टा T इज 1, डेल्टा P बिकम्स इक्वल टू इफ। तो आप सीधी सीधी बात करेंगे कि अगर मान लो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड आपको दे दिया जाए तो वो फोर्स के बराबर ही निकल के आएगा। तो अगर आपसे कहा जाए n बॉल टकराती है और टकरा करके रुक जाती है, हर बॉल उसके टकराने के बाद गिर रही है, तो पर सेकंड जो मोमेंटम ट्रांसफर होगा बॉल को वो nmv होगा, और मोमेंटम ट्रांसफर पर सेकंड ही डेफिनेटली फोर्स के बराबर होगा, राइट? देखिए ये क्वेश्चन है, अ मैन ऑफ मास 50 kg इज होल्डिंग अ मशीन गन ऑफ मास 10 kg is standing on the smooth surface if he fires 120 bullets per second। वापस कहानी वही आ गई, कितनी बुलेट्स फायर कर रहा है, 120 बुलेट्स पर सेकंड। इसका मतलब वो जो हमारा एन था उसकी वैल्यू 120 गिवन है। ईच ऑफ मास 50 ग्राम, हर बुलेट का मास 50 ग्राम है, और हर बुलेट 100 मीटर पर सेकंड से पास आउट होकर जाती है। तो अगर हर बुलेट 100 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करके जाती है, then find the backward acceleration of the man along with the gun। इसका बैकवर्ड एक्सेलरेशन बताना है। ये स्मूथ सरफेस है, ये चीज मेंशन करनी जरूरी है, ये सरफेस स्मूथ है। तो आप मुझे बताइए कि जो बुलेट्स हैं, जो, या अपन ब्लैक से लिखते हैं, ये देखिए ये जो बुलेट है, ये एक बुलेट जब इधर जाती है m मास की v वेलोसिटी से, तो एक बुलेट का मोमेंटम कितना हो गया, mv। दिस इज द मोमेंटम ऑफ द वन बुलेट। ऐसे कितनी बुलेट्स पर सेकंड फायर कर रहा है, n। तो अगर n बुलेट्स पर सेकंड फायर कर रहा है तो राइटवर्ड डायरेक्शन के अंदर हाउ मच मोमेंटम इज ट्रांसफर टू द बुलेट्स पर सेकंड, तो जो पर सेकंड मोमेंटम ट्रांसफर होगा बुलेट्स को वो nmv होगा। आप मुझे बताइए पर सेकंड
इस बंदे को बैकवर्ड जो मोमेंटम ट्रांसफर होगा वो भी तो एनएमवी होगा, एंड पर सेकंड मोमेंटम ट्रांसफर ही क्या होता है, फोर्स। तो इस बंदे पे पूरे के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो डेफिनेटली एनएमवी के बराबर होगा। एन की वैल्यू आपको गिवन है, एम की वैल्यू गिवन है और वी की वैल्यू भी गिवन है। अगर इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पीछे की तरफ निकालना चाहें आप, तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये जो एक्सेलरेशन बनेगा ए, दैट इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। किसका मास, इसका टोटल मास। फोर्स कितना लगेगा, एन एम वी। मास कितना है, कैपिटल एम ले लेता हूं, कैपिटल एम में दोनों का मास आएगा, दिस प्लस दिस, क्योंकि बंदूक उसने खुद ने होल्ड कर रखी है, तो टोटल मास कितना आ जाएगा 60 kg। चलिए एन कितना है साहब, एन है 120, लिख दिया 120। एम कितना है साहब 50 ग्राम, इसका मतलब 0.05 kg हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा केजी में कन्वर्ट करने के लिए। वी कितना है 100, एम कितना हो गया 60। चलिए शाबाश। देखिए ये यहां से 2 0 इसको हट करोगे, ये पूरी की पूरी टर्म 5 बन जाएगी। ये 2 0 है तो ये 5 बन जाएगा और इससे मल्टीप्लाई कर दो तो अच्छा ये कितना टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स ही हो गया। तो 2 × 5 कितना मिल गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मिलेगा। अच्छा खासा एक्सेलरेशन है। समझ में आया क्वेश्चन क्या था, आप फिर से समझाता हूं आपको मैं। हमसे कहा जाता है कि एक सोल्जर है जो किसी स्मूथ सरफेस पर है, वो लगातार बुलेट्स फायर कर रहा है। जब वो बुलेट्स को फायर करता है तो एक बुलेट का जो मास है कितना 50 ग्राम है और वो 100 मीटर पर सेकंड निकल के जाती है, लेकिन वो पर सेकंड 120 बुलेट्स फायर करता है। तो पर सेकंड जो मोमेंटम कैरी करके जाएंगे बुलेट्स वो कितना जाएंगे बच्चों, एनएमवी। एंड डेफिनेटली मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग उतना ही मोमेंटम वो सोल्जर को पीछे देके जाएंगी, क्योंकि सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो वट एवर बी द मोमेंटम कैरिड बाय द बुलेट्स पर सेकंड विल बी द मोमेंटम ट्रांसफर टू द मेन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जो पर सेकंड मोमेंटम ट्रांसफर है एनएमवी वही फोर्स है। तो इस बुलेट्स के कंटिन्यूअसली फायर करने से सोल्जर के ऊपर जो पीछे फोर्स लग रहा होगा वो एनएमवी के बराबर होगा, और इस एनएमवी को अगर इसके टोटल मास से डिवाइड कर दूं तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एन इज वॉट 120, एम इज वॉट 0.0 ग्राम में, याद रखें यहां 50 ग्राम है। 50 ग्राम का मतलब क्या हुआ, 50/1000 kg, क्या मिलेगा 0.05 kg मिलेगा। तो ये मैंने 0.05 kg लिख दिया, उम्मीद है समझ में आ गया। 50/1000, ठीक है। अब वेलोसिटी कितनी है एक बुलेट की, 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आप देखो ये 100 है। अच्छा अगर आप मोमेंटम डायरेक्टली लिखना चाहें एक बुलेट का, तो एक बुलेट का मोमेंटम कितना आएगा, मोमेंटम ऑफ ईच बुलेट, मोमेंटम ऑफ ईच बुलेट। अगर एम वी लिखना चाहूं तो एम कितना, जल्दी बताइए। एम की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये रही हमारे पास 0.05। वी बच्चों कितना है 100। और ये इसको आप डायरेक्टली बात करें, मैं तो आपको जो सबसे समझाना चाह रहा हूँ इजी वे, कुछ बच्चों को कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। एम कितना है कैसा 50/1000 इन kg, और वी कितना है 100। तो ये देखिए आप 1 2 3 रवाना, तो ये आ गया 5, तो मोमेंटम 5 आ गया। वही 5 यहाँ पे भी आ रहा है, 100 को मल्टीप्लाई करो 0.05 से 5 आ जाएगा, 5 ये हो गया, और 120/62 हो जाएगा, 5 × 2 विल गिव्स 10। मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो सोल्जर को बैकवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इसके आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं पर वो हम यहां बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 0.5 kg बॉल मूविंग विद द स्पीड 12 मीटर पर सेकंड। 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, बॉल का मास 0.5 kg है, स्ट्राइक्स अ हार्ड वॉल एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वॉल। यहां से 30 डिग्री एंगल है, और जब वर्टिकल से अपन एंगल लिया था तो बच्चों चेंज इन मोमेंटम 2mv sin थीटा के बराबर आया था। तो इस सिचुएशन के अंदर जो डेल्टा पी आएगा, डेल्टा पी अलोंग द एक्स एक्सिस इन मैग्नीट्यूड, वो 2mv sin थीटा के बराबर आया था। अभी अभी हमने सोल्व किया था, याद है आपको, राइट। और आपसे कहा है कि साहब जो बॉल जो है वो 0.25 सेकंड के लिए कांटेक्ट में रहती है, तो बताइए कितना एवरेज फोर्स जो है वो बॉल पे लगेगा। तो एवरेज फोर्स जब निकालूंगा मैं एफ एवरेज, तो एफ एवरेज की वैल्यू डेल्टा पी एक्स बाई डेल्टा टी के बराबर कर देंगे, और ऐसा जब करेंगे तो क्या मिलेगा 2mv sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अच्छा 2m कितना है जरा बताइए, m इज 1/2, 0.5 kg मतलब 1/2, एंड v इज वॉट 12, sin 30 इज वॉट 1/2 डिवाइडेड बाई टाइम इज वॉट 0.25 सेकंड को 1/4 लिख सकता हूं, राइट। तो ध्यान से देखना क्या हुआ,
इस 2 से ये 2 रवाना हो गया, और ये यहाँ कितना बना 6, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 6 × 4 कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। 6 × 4 की जो वैल्यू आएगी, अरे भाई क्या हो गया, देखिए ये 6 हो गया, अपॉन 1/4 करूंगा तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 24 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। इसका मतलब वॉल के ऊपर जो एवरेज फोर्स लग रहा होगा इस तरफ, वो 24 न्यूटन का होगा। क्या इतना ही फोर्स इस बॉल पर लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा होगा? यस, इन एवरी कोलिजन फोर्स इज ऑलवेज एक्ट इक्वल इन अपोजिट। तो जो एवरेज फोर्स बॉल ने वॉल पे लगाया वो राइटवर्ड डायरेक्शन में 24 न्यूटन होगा, तो उतना ही फोर्स बॉल के ऊपर वॉल भी लेफ्ट डायरेक्शन में लगा रही होगी 24 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं आगे। अ डिस्क ऑफ मास 1 kg is kept floating horizontally in air by firing the bullets, each of mass 0.05 kg vertically on it at the rate 10 per second। 10 बुलेट्स पर सेकंड फायर कर रहा है, ठीक है। If the bullets rebound with the same speed, then find the speed with which these bullets are fired। बच्चों एक बात बताइए, एक बुलेट जब टकरा के वापस आती है तो चेंज इन मोमेंटम कितना होता है? 2 mv। अगर मान लो जो बुलेट है वो ऊपर चली इस तरफ v से, और टकरा के बुलेट वापस आई, जैसे बुलेट थी m मास की, ये ऊपर चली और टकरा के वापस आई, तो टकरा के जब वापस आएगी ये उसी स्पीड से, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ एक बुलेट का? 2 mv। हमने अभी देखा था कि जब सेम स्पीड से टकरा के वापस आ जाए तो चेंज इन मोमेंटम 2 mv होगा। तो आप मुझे बताइए एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम कितना? 2 mv। तो n बुलेट्स अगर पर सेकंड फायर कर रहा है तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना? 2 nmv। तो 2 nmv चेंज इन मोमेंटम बुलेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, और डिस्क पे जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, ये जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा F, दैट इज इक्वल टू 2n mv के बराबर होगा। और ये जो फोर्स बुलेट्स के ऊपर टकराने से लगेगा वो इसके mg से बैलेंस होना चाहिए। किसके mg से बैलेंस होना चाहिए? डिस्क के कैपिटल mg से। तो इसके इक्विलिब्रियम की शर्त हम ये लिख देंगे, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ डिस्क इन एयर वी कैन राइट 2 nmv मस्ट बी बैलेंस बाई कैपिटल mg। और आपसे पूछा ये कि द स्पीड ऑफ द बुलेट्स, यानी v आपसे पूछा है, तो जो v की वैल्यू हो जाएगी वो कैपिटल mg डिवाइडेड बाय 2nm हो जाएगी। m कितना गिवन है डिस्क का? डिस्क का जो गिवन है वो है हमारे पास, देखिए 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 देखिए, ये रहा मास। वेयर इज द मास ऑफ द डिस्क? यस 1 kg। तो ये हमारे पास 1 kg हो गया। तो 1 इंटू जी की वैल्यू में 10 कंसिडर कर रहा हूं, 2 और n की वैल्यू कितनी हो गई? 2 n इज इक्वल टू n पर सेकंड, कितनी बुलेट से बताओ? 10। तो ये 10 हो गया। एंड मास ऑफ द बुलेट इज 0.05 kg, यानी इसको मैं 5/100 लिख दूंगा। तो ये 5 बाई 100 हो गया, ये 5/100 हो गया। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 10 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो v है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। इट्स नॉट एक्सेप्टेड। कुछ अजीब नहीं लग रहा? बुलेट 10 मीटर पर सेकेंड चल रही, बड़ी स्लोली जाके। क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया है भाई? अ डिस्क ऑफ मास 1 kg is kept floating horizontally in air by firing the bullets, each of mass 0.05 kg, right? Vertically on it at the rate 10 per second, ठीक है। If bullets rebound with the same speed, then find the speed with which these fire। हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है, बिल्कुल ठीक किया। 2 nmv इक्वल्स टू mg होगा, mg अपॉन 2 nm हो गया। वैल्यू एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। एक्चुअली देखो होता क्या है ना, फिजिक्स के सवालों में डेटा है जो एक्सेप्टेड होना चाहिए। मतलब अजीब नहीं लग रहा कि एक बुलेट 10 मीटर पर सेकंड चल रही है तमीज से? ऐसी कौन सी बुलेट है जो 10 मीटर पर सेकंड चलती है भाई? तो कहीं ना कहीं ठीक है, क्वेश्चन फ्रेमिंग के टाइम पे डेटा ऐसा आ जाता है, हमें बुरा नहीं मानना। हमें तो क्वेश्चन का आंसर वैसे ही देना है जैसा हमसे पूछा गया है।
हमसे पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आंसर कितना आ गया 10, लेकिन जब 10 आ जाए तो शक नहीं करना है कि यार 10 कैसे आ रहा है, बुलेट की स्पीड 10 आ गया भाई, डेटा ऐसा ही दिया हुआ है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। मास दिया हुआ कितना 1 kg, ठीक है, और जी की वैल्यू हमने 10 ले ली, और ये अपना nm 2 nm हो जाएगा, ठीक है, ये अपना v का पॉइंट निकालना 2 nm हो जाएगा। 2 n की वैल्यू दे रखी है आपको 10 बुलेट्स पर सेकंड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 पुट कर दिया। m की वैल्यू दे रखी है हमें 0.05 kg, तो अपन इसको 5/100 लिख देंगे, तो 5/100 मैंने ऊपर लिख दिया, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक भी कहानी। और बस ये पूरा 100 हो गया था, तो आंसर सही आ रहा है, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। आंसर तो ठीक है पर एक्सेप्टेड नहीं है ना। कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बुक्स में भी अवेलेबल होते हैं, और वहीं सबने उठाया है। तो पहले अगर चेक कर लिया तो डेटा बदल लेते थोड़ा सा, ताकि 100 आया था। फॉर एग्जांपल अपन जो अपनी डिस्क है उसको 10 kg का ले लेंगे, 10 kg का जैसे उसको लूँगा वो आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड बुलेट की स्पीड, जो कि एक्सेप्टेड होगी, राइट। कोई बात नहीं, हमारा जो क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छा, आपको ये बात समझ में आ गई ना कि बुलेट जब रिबाउंड होकर सेम स्पीड से आएगी तो एक बुलेट के मोमेंटम में चेंज 2 mv आएगा। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बुलेट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 mv आया तो उतना ही मोमेंटम इसने ऊपर ट्रांसफर किया होगा इसको, कितना 2 mv पर बुलेट चेंज इन मोमेंटम है, तो उतना ही मोमेंटम डिस्क को ऊपर ट्रांसफर किया होगा। अगर पर सेकंड n बुलेट्स टकरा के वापस आती हैं तो 2 nmv मोमेंटम ट्रांसफर होगा डिस्क को पर सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन में, और पर सेकंड मोमेंटम ट्रांसफर ही फोर्स होता है। तो जो फोर्स डिस्क पे बुलेट्स के टकराने से लगेगा वो 2 nmv ऊपर लगेगा और वो mg के बराबर हो जाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछ लिया जाता कि मान लो हर बुलेट आगे इसके अंदर फिक्स हो गई, और ये मान लेते हैं कि बुलेट्स का जो मास है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू दी मास ऑफ द डिस्क, तो सिचुएशन में आप क्या करोगे? सब हर बुलेट आगे अगर फिक्स हो गई है तो बुलेट्स का फाइनल मोमेंटम 0 हो गया, तो पर बुलेट चेंज इन मोमेंटम mv के बराबर होगा, तो जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ डिस्क के ऊपर वो nmv हो जाएगा, ना कि 2 nmv। तब हम nmv को mg के बराबर कर देंगे। मतलब कहानी ये हुई कि ये डिस्क है, अगर पर सेकंड n बुलेट जाकर फिक्स हो जाती है, पर सेकंड n बुलेट जाके फिक्स हो जाती है, तो जो ऊपर फोर्स लगेगा वो nmv लगेगा और वो mg से बैलेंस करना पड़ेगा। अगर हर बुलेट सेम स्पीड से रिबाउंड हो जाती है तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड पर बुलेट 2 mv हो गया, तो मोमेंटम ट्रांसफर पर बुलेट पर सेकंड टू द डिस्क 2 mv हो जाएगा। अगर पर सेकंड n बुलेट जाके टकरा रही है तो 2 nmv फोर्स ऊपर लगेगा जो कि mg को बैलेंस करेगा। ये इतनी सी कहानी है। ध्यान रखें, जब भी सेम स्पीड से रिबाउंड हो जाती है कोई भी चीज तो मोमेंटम में चेंज होता है पर बुलेट वो 2 mv के बराबर होता है, और अगर ऐसी n बुलेट्स पर सेकंड टकरा रही हैं तो 2 nmv चेंज इन मोमेंटम होगा, और चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड ही फोर्स होता है। तो उम्मीद है यहां तक समझ में आ चुका होगा। आज का लेक्चर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, और इस पर बेस्ट क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा। ये एक ईजी शॉर्ट था जो मैंने आज डिलीवर किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यहीं से कंटिन्यू करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग वे में इन्हीं चीज़ों को पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा आज का लेक्चर, और आगे मैं इन्हीं लेक्चर्स को कंटिन्यू करूंगा और बहुत बेहतरीन तरीके से डिलीवर करूंगा। थैंक यू सो मच।